बोले कि फ्रैंकफर्ट स्कूल को 1923 में जर्मन में फाउंड किया गया था, लेकिन जब इसको फाउंड किया गया था तो इसका नाम था इंस्टीट्यूशन फॉर सोशल रिसर्च। कार्ल ग्रनबर्ग जो थे उन्होंने इसको फाउंड किया था। मार्क्स हॉर्कमायर, पेट के अंदर है बट मुंह पे नहीं आ पा रहा। मार्क्स हॉर्क हॉर्कमायर हॉर्कमायर हो जा रहा, सॉरी, मार्क्स हॉर्कमायर, जो भी कर लो, ठीक है ना। 1930 में अंडर फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस टू डिस्टेंसली इंटरडिसिप्लिनरी एंड क्रिटिकल टर्न। बाद में बोला कि इसके डायरेक्टर बने थे मार्क्स हॉर्कमायर, ठीक ना। हालांकि मेरे पेट के अंदर है बट मुंह पे नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो बोले यहाँ पे बाद में क्या होता, इंटरडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेकर यहाँ पर ही स्टडी किया जाने लगा था बाद में। 1937 में मार्क्स हॉकमायर जो है इन्होंने क्वाइन किया था क्रिटिकल थ्योरी का। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे कि क्रिटिकल थ्योरी को क्वाइन किसने किया था, तो मार्क्स हॉकमायर ने किया था। हॉर्कमायर, ठीक है ना, मार्क्स हॉर्कमायर ने क्रिटिकल थ्योरी को कॉइन किया था। इसका एम क्या था कि फ्रैंकफर्ट स्कूल सॉट टू बी डेवलप क्रिटिकल थ्योरी, मतलब यहाँ पे फ्रैंकफर्ट स्कूल के अंदर क्रिटिकल थ्योरी को डेवलप किया गया था, ठीक है। फ्रैंकफर्ट स्कूल के अंदर क्रिटिकल थ्योरी का मतलब क्या, हम लोग दूसरे थ्योरी को लाएंगे, उसमें क्रिटिकली देखेंगे क्या क्या खामी है ना, क्या क्या उसमें क्रिटिसाइज करने की बात है। तो फ्रैंकफर्ट स्कूल के अंदर क्या किया था, फ्रैंकफर्ट स्कूल के अंदर मार्क्स हॉर्कमायर ने मार्क्सिस्ट आइडियाज को रिवाइज किया था। मार्क्सिस्ट आइडियाज जो है ना, मार्क्सिस्ट आइडियाज को रिवाइज किया था, समझना अच्छे से। मार्क्सिस्ट आइडियाज को यहाँ पे क्या किया गया था, रिवाइज किया गया था। जब रिवाइज किया गया तो इसी को बोला गया कि ये क्रिटिकल थ्योरी है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोई नया थ्योरी नहीं लाया। जो थ्योरी आ गया, जैसे मार्क्सिज्म आ गया था, मार्क्सिज्म थ्योरी आ गया था, तो मार्क्सिस्ट आइडियाज को ही ला के इन्होंने फ्रैंकफर्ट स्कूल के अंदर क्या किया था, रिवाइज किया था, और इसी को इन्होंने क्या नाम लिया, क्रिटिकल थ्योरी। This involved introduce new philosophies, methods, perspectives to better address the complexities of the modern society. Modern society में ये जो मार्क्सिस्ट आइडिया है ना, उसमें क्या क्या न्यू फिलोसफी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, क्या मेथड्स होना चाहिए, है ना, क्या पर्सपेक्टिव को अच्छे से एड्रेस करना चाहिए, मॉडर्न सोसाइटी में क्या कॉम्प्लेक्सिटीज है ना, क्या कॉम्प्लेक्सिटीज है मार्क्सिस्ट आइडियाज को लेकर, इन सब को लेकर स्टडी किया गया था फ्रैंकफर्ट स्कूल के अंदर। फ्रैंकफर्ट स्कूल के अंदर ऐसे याद करना, फ्रैंकफर्ट स्कूल के अंदर मार्क्सिस्ट थ्योरी को रिवाइज किया गया था, रिवाइज किया गया था। क्या 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 देखने गया कि इसमें क्या न्यू ऐड करना है ना, मॉडर्न सोसाइटी में मार्क्सिस्ट थ्योरी को किस तरह से अप्लाई करना है, मॉडर्न सोसाइटीज में मार्क्सिस्ट थ्योरी को किस तरह से, और उसमें क्या क्या चीजों को एड्रेस करना है, क्या क्या न्यू मेथड्स को लगाना है, क्या न्यू फिलोसफी को इंट्रोड्यूस करना है। और यही सब चीज को जब उन्होंने पढ़ा, स्टडी किया, तो इसी को इन्होंने बोला क्रिटिकल थ्योरी। ठीक है, समझ में आ गया, आ जाओ। क्रिटिकल थ्योरी का एम था कि ह्यूमन लिबरेशन थ्रू द रीजन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इमेंसिपेशन, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। इंसान को, ह्यूमन को लिबरेशन मिले, ठीक ना, लेकिन वो लिबरेशन ऐसे ना मिले, रीजंस के थ्रू लिबरेशन मिले, सेल्फ रिफ्लेक्शन के थ्रू, लोगों में रिफ्लेक्शन होना चाहिए, खुद से रिफ्लेक्शन। जब तक से तुमको खुद से समझ में नहीं आएगा, जैसे एक इंसान होता है, जैसे कि मम्मी बोलती पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तुम नहीं पढ़ रही हो, लेकिन जब तक तुम्हारे अंदर अगर ये फीलिंग, वो होता है ना, बच्चा को खूब मम्मी पापा मार रहे, पढ़ो पढ़ो, लेकिन कोई फायदा नहीं, वो पढ़ेगा ही नहीं, है ना। मार पट से थोड़ा बच्चा पढ़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन जब उसके अंदर खुद का रिफ्लेक्शन आएगा कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे लाइफ में कुछ करना, अपना गोल सेट करेगा, तो सेल्फ रिफ्लेक्शन से, है ना। तो बोला कि ह्यूमन लिबरेशन कब मिलेगा, जब रीजन आएगा लोगों के अंदर, जब सेल्फ रिफ्लेक्शन आएगी, इमेंसिपेशन आएगा, जब सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होगी, तो इस तरह से ह्यूमन लिबरेशन हो जाएगा। और ये जो क्रिटिकल थ्योरी है ना, न्यू मार्क्सिज्म है, ये न्यू मार्क्सिज्म के आइडिया से जुड़ा हुआ। मार्क्सिस्ट आइडियाज को रिवाइव करना ही न्यू मार्क्सिज्म बोलते हैं, है ना, न्यू मार्क्सिज्म बोलते हैं। एक मिनट, मार्क्सिस्ट आइडियाज को अगर हम रिवाइव करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यू मार्क्सिज्म। और क्रिटिकल थ्योरी में भी बिल्कुल यही कहते हैं, हाँ, न्यू मार्क्सिज्म या न्यू मार्क्सिज्म जो भी है ना बोलेंगे। और
क्रिटिकल थ्योरी में भी वही किया गया था कि मार्क्सिस्ट थ्योरी को क्या किया था, मार्क्सिस्ट आइडिया को लाकर रिवाइज किया गया था, है ना। फिर से इसको रिवाइज किया गया था, समझा गया था कि क्या उसमें क्या मॉडर्न सोसाइटीज में क्या ऐड करना है, क्या मेथड यूज करना है, क्या न्यू फिलोसफी को इसके अंदर इंट्रोड्यूस करना है। तो इस वजह से क्रिटिकल थ्योरी जो है वो न्यू मार्क्सिज्म से क्या है, एसोसिएट है। तो हम यहाँ तक क्या पढ़े, हमको जो पढ़े कि क्रिटिकल थ्योरी क्या है, फ्रैंकफर्ट स्कूल के अंदर क्या किया गया था, फ्रैंकफर्ट स्कूल के अंदर क्रिटिकल थ्योरी को कॉइन किसने किया था, मार्क्स हॉर्कमायर ने, ठीक है ना, मार्क्स हॉर्कमायर ने किया था, ठीक है। 1937 में फ्रैंकफर्ट स्कूल के अंदर मार्क्सिस्ट आइडिया को लाकर इसको स्टडी किया गया था कि मॉडर्न सोसाइटी में इसको किस तरह से एड्रेस करना है, क्या न्यू चीज़ को उसके अंदर इंक्लूड करना है, किस तरह से न्यू फिलॉसफी को इंट्रोड्यूस करना है, और इसी को क्रिटिकल थ्योरी बोला गया था, इसी स्टडी को क्रिटिकल थ्योरी बोला गया था, ठीक है। और क्रिटिकल थ्योरी चाहती है कि ह्यूमन का लिबरेशन हो, है ना, इंसान का लिबरेशन हो, रीजंस के थ्रू, सेल्फ रिफ्लेक्शंस के थ्रू, है ना, इन सब चीज़ों के जरिए क्या हो, इंसान के अंदर लिबरेशन हो, ठीक है। क्रिटिकल थ्योरी को डेवलप किया गया था फ्रैंकफर्ट स्कूल के अंदर। ये जो फ्रैंकफर्ट स्कूल यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब ऐसा नहीं कि खाली डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट को लाके यहाँ पे स्टडी किया गया था, गोज बियॉन्ड ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट टू क्रिटिक्स। यहाँ पर ये मार्क्स जो ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म है, जो कार्ल मार्क्स का मार्क्सिज्म था ना, जो कार्ल मार्क्स का मार्क्सिज्म था, है ना, जो ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म था, उसको उसका बियॉन्ड जाके स्टडी किया गया था। बियॉन्ड मतलब उसको डीपली जाके स्टडी करके उसमें क्रिटिक किया गया था, ठीक है, उसमें क्रिटिक किया गया था। इसका एम था ह्यूमन इमेंसिपेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, कि इंसान के अंदर कॉन्शियसनेस आए, है ना, ह्यूमन इमेंसिपेशन हो। क्रिटिकल थ्योरी इज नॉट जस्ट अबाउट इंटरप्रेटिंग द वर्ल्ड। क्रिटिकल थ्योरी सिर्फ वर्ल्ड को इंटरप्रेट करने की बात नहीं करती है, बल्कि वो चेंज करने के बाद, जैसे कार्ल मार्क्स क्या बोलता है कि सिर्फ कि वर्ल्ड को इंटरप्रेट करो, तो भाई वर्ल्ड को समझना जरूरी है, समझने के साथ उसमें ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्शियसनेस, ह्यूमन इमेंसिपेशन लाना है, यानी चेंजिंग लाना है। चेंजिंग कैसे लाएंगे, रीजनिंग के थ्रू, ह्यूमन इमेंसिफिकेशन के थ्रू, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्शियसनेस के थ्रू, इन सब चीजों के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, चेंज लाएंगे, ठीक है। समझना कि जैसे मार्क्सिस्ट ने बोला था कि वर्ल्ड को इंटरप्रिटेशन करना चाहिए, लेकिन इन्होंने बोला कि सिर्फ वर्ल्ड को इंटरप्रिटेशन मतलब सिर्फ वर्ल्ड को समझना जरूरी नहीं है, समझकर उसमें चेंजिंग भी लाना जरूरी है, ठीक है। इज अ फॉर्म ऑफ इमेंसिपेशन सोशल क्रिटिक। अब बोले कि एक तरह का सोशल इमेंसिपेशन के फॉर्म में क्रिटिक्स करता है, मतलब मार्क्सिज्म थ्योरी को क्रिटिसाइज करके उसको रिवाइज कर रहा है, ठीक है ना। ए राइज फ्रॉम मार्क्सिस्ट रूट बट रिजेक्ट द इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। बोला कि ये मार्क्सिस्ट रूट से जरूर आया है, लेकिन ये इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म को रिजेक्ट करता है। ये फिलॉसफी और सोशल साइंस को कंबाइन करके स्टडी करता है। ये चैलेंज करता है जो एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर, जो आइडियोलॉजी है, क्रिटिकल थ्योरी जो भी तुम्हारा एग्जिस्टिंग जो थ्योरी, जो आइडियोलॉजी है, उसको क्या करता है, क्रिटिसाइज करता है। मार्क्स हॉकमायर जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्रिटिकल थ्योरी को फॉर्म करने में। अभी हम ऊपर भी पढ़े हैं इसके बारे में। देखो, हम सीधा साधी अगर तुमसे पूछे कि फ्रैंकफर्ट स्कूल क्रिटिकल थ्योरी क्या है, तो तुम बोला कि 1923 में फ्रैंकफर्ट स्कूल को जर्मनी में स्टैब्लिश किया गया था, है ना। लेकिन बाद में उसको 1930 में उसके डायरेक्टर बने थे तुम्हारा मार्क्स हॉर्कमायर, है ना। मार्क्स हॉर्कमायर जो है इसके डायरेक्टर बनते हैं, ठीक है, किसके, फ्रैंकफर्ट स्कूल के। 1937 में मार्क्स हॉर्कमायर जो है वो क्रिटिकल थ्योरी को कॉइन करते हैं। जब वो क्रिटिकल थ्योरी को कॉइन करते हैं तो क्रिटिकल थ्योरी है क्या, क्रिटिकल थ्योरी है क्या, तो फ्रैंकफर्ट स्कूल के अंदर, फ्रैंकफर्ट स्कूल है ना, फ्रैंकफर्ट स्कूल के अंदर मार्क्सिस्ट आइडियाज को और इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट मतलब और भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट, सिर्फ मार्क्स के आइडियाज को स्टडी नहीं किया गया था, और भी सारे सब्जेक्ट को, लेकिन तुम मार्क्सिस्ट आइडियाज करके बोल सकती हो कि मार्क्सिस्ट आइडियाज को लाकर फ्रैंकफर्ट स्कूल के अंदर उसको फिर से रिवाइज किया गया था, उसमें क्रिटिक्स किया गया था, है ना। कि जैसे कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि वर्ल्ड को इंटरप्रिटेशन करना, जबकि क्रिटिकल थ्योरी वाली बोलते हैं, है ना, कि वर्ल्ड को सिर्फ इंटरप्रिटेशन नहीं करना है, बल्कि वर्ल्ड को चेंज भी करना है, और ये चेंज रीजनिंग, सोशल इमेंसिपेशंस, लिबरेशंस, इनके थ्रू हो जाएगा, है ना। ह्यूमन लिबरेशन,
इनके थ्रू वर्ड का चेंज हो जाएगा, है ना। सिर्फ वर्ड को इंटरप्रिटेशन करना नहीं बल्कि वर्ड को चेंज करना भी जरूरी है। तो ये सब बोलती क्रिटिकल थ्योरी। ठीक है, समझ में आ गया। जब मार्क्सिज्म के आइडियाज को हम लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, तो वही को हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल थ्योरी। समझ में आ गया। अब यहाँ पे आओ, इसको हम लोग जनरेशन में पढ़ेंगे कि कौन कौन जनरेशन, क्रिटिकल थ्योरी जो है ना वो जनरेशन में है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी है। ठीक है, हम क्रिटिकल थ्योरी को पढ़ लिए कि फ्रैंकफर्ट स्कूल के अंदर मार्क्सिस्ट आइडियाज को रिवाइज किया गया था, है ना, और उसको क्रिटिक किया गया था। इसको ही बोलते हैं क्रिटिकल थ्योरी। क्रिटिकल थ्योरी, क्रिटिकल थ्योरी वर्ड को कॉइन किसने किया था? मार्क्स हॉफमायर ने, है ना, हॉफमायर ने किया था। अब जो ये क्रिटिकल थ्योरी है इसके जनरेशन है, ये 3 जनरेशन में है। इसके जो थिंकर है ना वो जनरेशन में बटे हुए हैं। फर्स्ट जनरेशन में आएंगे मार्क्स हॉफमायर, थेडर्नो एडर्नो, हर्बर्ट मार्कस, वाल्टर बेंजामिन, वाल्टर बेंजामिन। ठीक है, मार्क्स हॉफमायर, थेरो एडनेरो, हर्बर्ट मार्कस, वाल्टर बेंजामिन, ये सब फर्स्ट जनरेशन में आएंगे, फर्स्ट जनरेशन थ्योरी में आएंगे। ये 2 बार क्वेश्चन आई हुई है, नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2 बार आई हुई ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सेकंड जनरेशन थ्योरी में कौन आएंगे? जुगन हबरमास। ठीक है, थर्ड जनरेशन में कौन आएंगे? रॉबर्ट कॉक्स, एंड्रियो, लिंक लेटर, एनेक्स हॉनेथ, शीला बिन हबीब, नैन्सी फ्रेशर, ये सब आएंगे थर्ड जनरेशन के अंदर। ठीक है, ये तुम्हारा हुआ क्रिटिकल थ्योरी। अब एक एक थिंग करके हम लोग पढ़ेंगे। पहले तुम लोग मुझे थोड़ा क्वेश्चन बता दो। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन के अंदर कौन कौन आएंगे? फर्स्ट जनरेशन के अंदर कौन आएंगे? मैक्स हॉर्खहाइमर, हाँ हाँ, वाल्टर बेंजामिन, हर्बर्ट मार्कस। क्या बोल रही हूँ? हाँ, और बोलो। जुगर हैबरमास किस में आएंगे? जुगर हैबरमास और रॉबर्ट कॉक्स, एंड्रयू लिंकलेटर। हाँ ठीक है, चलो। तो अब हम लोग पढ़ेंगे थेडरो एडनेरो के बारे में। इनकी बुक है ऑथोरिटेरियन पर्सनैलिटी, 1950 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2025 की क्वेश्चन है ये वाला, 2025 में क्वेश्चन आई थी। ऑथोरिटेरियन पर्सनैलिटी जो है ये थेडरो एडनेरो की बुक है। मिनिमा मोरिलिया 1951 की बुक है। नेगेटिव डायलेक्टिक्स 1966 की बुक है। किसकी बुक है भाई? ये सारी बुक है थेडरो एडनेरो की। ठीक है, ये कौन से जनरेशन से बिलोंग करते? तो फर्स्ट जनरेशन, है ना। इनका क्या है, इनका फीचर तो याद नहीं करना, लेकिन एक जो हाईलाइट है वो याद कर लेना एग्जाम में। ये कल्चर इंडस्ट्रीज को क्रिटिक्स करते हैं। एडनोरो और along with the हॉफमायर एनालाइज हाउ मास प्रोड्यूस कल्चर, मैनिपुलेटेड सोसाइटी, टर्निंग आर्ट एंड कल्चर इनटू कॉमोडिटीज एंड मेंटेनिंग सोशल कंट्रोल। ये बोलते हैं पता है क्या एडनोरो, कि भाई मास प्रोड्यूस कल्चर जो है ना वो बड़ा वाला जो कल्चर है ना वो मैनिपुलेट करती है सोसाइटी को। जो टर्निंग आर्ट कल्चर है ना, ये मैनिपुलेट करती है। तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था एस्थेटिक्स एंड कल्चर। एग्जाम में बस यही क्वेश्चन आएगा, कल्चर इंडस्ट्रीज को क्रिटिसाइज कौन करता है? तो तुम्हारा थेडरो एडनेरो। एस्थेटिक्स एंड कल्चर से कौन जुड़ा हुआ है? थेडर्नो एडर्नो। ठीक है, समझ में आ रहा ना? चलो, नेक्स्ट थिंकर का नाम है हर्बस मार्कस। ठीक है, नेक्स्ट थिंकर का नाम है हर्बस मार्कस। हर्बस मार्कस पूरा याद नहीं करना, इसमें तुम लोगों को सिर्फ बस 2 चीज याद करना। वन डायमेंशन मैन किसने दिया? इरोज एंड सिविलाइजेशन किसने दिया? हर्बस मार्कस ने दिया। चलो एक बार पढ़ते हैं क्या, एग्जाम में बस यही याद करना। वन डायमेंशनल मैन आ चुका है क्वेश्चन। इरोज एंड सिविलाइजेशन, ये 1964 में, ये 1955 में।
मार्कस जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं कैसे कंज्यूमरिज्म एंड टेक्नोलॉजी रैशनली लीड टू द वन डायमेंशनल मैन थिंकिंग ऑफ इंडिविजुअल। मैं बता रही हूँ वन डायमेंशनल मैन क्या, जब इंडस्ट्री आई, ठीक है, जब कॉमर्शियलिज्म आई, कंज्यूमरिज्म आई, सॉरी, कंज्यूमर मतलब ट्रेड वगैरह, ठीक ना, जब टेक्नोलॉजी आई, जब लोगों के अंदर रैशनलिटी आई, ठीक है, जब लोगों के अंदर थिंकिंग आ गई, तो इसने पता है इंसान को क्या बना दिया, इसने इंसान को, या इंडस्ट्री जो भी आया है ना, इसने इंसान को वन डायमेंशनल मैन बना दिया। पहले के जो इंसान थे, पहले के जो इंसान थे, जब इंडस्ट्रीज नहीं थी, लोग साथ मिलकर एक घर में रहते थे, अपने है ना, ज्वाइंट फैमिली में रहती थी। लेकिन इंडस्ट्रीज, कंज्यूमरिज्म, टेक्नोलॉजी, रैशनलिटी, एडवांस इंडस्ट्री, इन सब ने क्या किया, लोगों को वन डायमेंशनल मैन बना दिया। अब इंसान अकेला रहना पसंद करते हैं, वन डायमेंशनल मैन, फ्लैट में रहना पसंद करते हैं। फ्लैट में देखती हूँ ना, ज्यादा आदमी नहीं रह सकता है ना, फ्लैट में रहना पसंद करते हैं, इंडिविजुअल रहना पसंद करते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं। तो ये एक तरीका से एडवांस इंडस्ट्रीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, है ना, रैशनलिटी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, थिंकिंग को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कौन? हर्बर्ट मार्कस। इरोजन सिविलाइजेशन, मार्क्सिस और फ्रूडेन दोनों ने मिलकर लिखा था ये बुक, ठीक है। इरोजन सिविलाइजेशन 1955 में हर्बर्ट मार्कस तो लिखे थे, लेकिन फ्रूडेन भी लिखे थे। बोलते हैं सिविलाइजेशन रिप्रेजेंट्स ह्यूमन इंस्टेंसिक्स, इंसान के अंदर का जो इनर वैल्यू है ना, इनर वैल्यू। मार्क्स envisions a non-repressive society where human desire can be liberate, leading to greater fulfillment and happiness। बोला इंसान जो है ना, वो सिविलाइजेशन के बिल्कुल रूसो को जैसा बोल रहा है कि इंसान के अंदर की जो इनर फीलिंग है ना, वो खत्म हो गई है। कैसे खत्म हो गई है भाई? इंसान अपने डिजायर, सिविलाइजेशन ने क्या किया, इरोज कर दिया इंसान की जो खुशी, इंसान की जो खुशी ने, मतलब इंसान जो खुश रहती थी ना, अच्छी जिंदगी साथ मिलके जो रहती, तो इंसान क्या किया है, वो सिविलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन के आने की वजह से खत्म हो गई है। क्योंकि सिविलाइजेशन के आने की वजह से इंसान का डिजायर बढ़ गया है ना, इंसान ज्यादा लिबरेट रहना पसंद कर रहा है, लिबरल पसंद है उनको ज्यादा रहना, उनकी डिजायर बढ़ गई है, तो इसकी वजह से इंसान ने क्या किया, इरोज हो गया, खत्म हो गया। तो इरोज एंड सिविलाइजेशन किसने दिया है? तुम्हारा क्या नाम है, हर्बर्ट मार्क्स ने दिया है, ठीक है। देखो एक मेरी बात बोलेगा, अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी तो बोलना। मेरा ना लैंड चला गया। हाँ बोलो, क्या बोल रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जाओ, कोई बात नहीं है, जाओ। आवाज समझ में नहीं आता है, लक्ष्मी का सुषमा का आवाज सेम लगने लगता है मुझे। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, जाओ। हाँ, हम कंफ्यूज हो जाते, दिखती नहीं। कंफ्यूज हो जाते कभी कभी, ठीक है। हाँ ठीक है। समझ में आ गया ना? यानी हर्बर्ट मार्क्स क्रिटिसाइज कर रहे हैं मॉडर्न कंज्यूमर सोसाइटी को। बोले मॉडर्न कंज्यूमर सोसाइटी की वजह से ऑथोरिटेरिज्म भी आ गया है। तो इस वजह से ये मतलब अगर ऊपर ना भी याद करो ना, ऊपर खाली तुम लोग ऐसे याद करना कि शॉर्ट कोट में याद करना, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम लोग सिर्फ ये याद करना कि वन डायमेंशनल मैन किसकी है, 1964 में हर्बर्ट मार्कस का। इरोज एंड सिविलाइजेशन बुक किसकी है? तो ये बुक तुम्हारा हर्बर्ट मार्कस और फ्रीडन ने साथ मिलके लिखा था, ठीक है ना, कंबाइन था, ठीक है। हर्बर्ट मार्कस जो है वो क्रिटिक्स करते हैं मॉडर्न कंज्यूमर सोसाइटी को या एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटीज को और ऑथोरिटेरियनिज्म को, ठीक है। सेकंड जनरेशन में आते हैं जुगर हैबरमास,
जुगर हैबरमास ने क्या दिया था? जुगर हैबरमास जो है वो थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जुगर हैबरमास जो है ये फ्रैंकफर्ट स्कूल से जुड़े हुए, पता ही है। ये जो है ना theory of communication active. Habermas argued that the rationality and truth era established through communicative process. He emphasized the importance of the dialogue, discourse and conscience, the creating the rational and democratic society. बोले democratic society में communication action होना जरूरी है। हर्बस मार्केस बोल रहे हैं कि इंसान जब आपस में बातचीत करेंगे तब जाके क्या होगा? डायलॉग होगा, है ना, अच्छा से। बोले कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रैशनैलिटी कब क्रिएट होगी? जब आप अच्छे से कॉन्शियसनेस करेंगे, जब डिस्कोर्स करेंगे, जब डायलॉग करेंगे, ठीक है ना। आपको डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रैशनैलिटी क्रिएट करने के लिए या डेमोक्रेटिक सोसाइटी को क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा? डायलॉग करना होगा, डिस्कोर्स करना होगा, कॉन्शियसनेस करना हो। कॉन्शियसनेस मतलब क्या? एक बात में सबका अंडरस्टैंडिंग होना, है ना। डिस्कोर्स को, टॉपिक को लेके बात करना, डायलॉग किसी टॉपिक में लेकर डिबेट करना, है ना, करना। तो ये सब जरूरी है, ठीक है। लेकिन ये कैसे होगा? कम्युनिकेशन एक्शन से। जब आप कम्युनिकेशन कीजिएगा तब तो आप डिस्कोर्स कर पाइएगा, और जब आप कम्युनिकेशन कीजिएगा ना तो आपके अंदर रैशनैलिटी आएगी, ठीक है। आपके अंदर कैसे आएगी? रैशनैलिटी आएगी, और आपके अंदर कम्युनिकेटिव प्रोग्रेस होगा, है ना। लेकिन ये कैसे होगा भाई? हर्बस मार्केस बोलते कि अपने अंदर रैशनैलिटी और ट्रूथ लाओ। लेकिन ये रैशनैलिटी और ट्रूथ कैसे आएगी? ये समझना। थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन किसने दिया? जुगर हैबरमास ने। इन्होंने बोला थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन में कि सोसाइटी में रैशनैलिटी और ट्रूथ को एस्टैब्लिश करो। सोसाइटी में रैशनैलिटी और ट्रूथ कैसे आएगी? कम्युनिकेटिव प्रोग्रेस से। और सोसाइटी में जब कम्युनिकेटिव प्रोग्रेस आएगा ना तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी, रैशनैलिटी, ये सब क्रिएट होगा, है ना। तो भाई आप डायलॉग करो, तो डायलॉग कैसे होगा? कम्युनिकेशन करने से। डिस्कोर्स करो, कॉन्शियसनेस करो, ये सब करने से आपका क्या होगा? डेमोक्रेटिक सोसाइटी और रैशनैलिटी क्रिएट होगा, है ना। और ये सब किससे होगा? कम्युनिकेटिव एक्शन से। जब तक तुम दो लोग आपस में बात नहीं करेंगे तो डायलॉग कैसे होगा? जब तक दो लोग आपस में डिस्कोर्स नहीं करेंगे तो कैसे होगा? ठीक है, इस तरह से। मैं क्वेश्चन पूछ रही, थोड़ा बता दो, उसके बाद में आगे बढ़ जाती। सुबह से लाइन नहीं, में लैपटॉप में चार्ज खत्म हो जाएगा, डर ही लग रहा है। 1 डायमेंशनल मैन किसका है? हर्बर्ट मार्कस। इसमें वो क्या बोलते हैं? मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्री आ जाने से लोगों में लोग जो है वो सेल्फ हो गए हैं, 1 डायमेंशनल मैन में ही कहा गया। ठीक है, मुझे बोलो। फुल है ना, इरोज एंड सिविलाइजेशन किसकी बुक है? सिविलाइजेशन भी हर्बर्ट मार्कस। ठीक है, बहुत अच्छी बात। थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन किसका है? थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन हैबरमास। बिल्कुल। चलो, थर्ड जनरेशन में पढ़ते हैं। रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक, ठीक है। रॉबर्ट कॉक वाज ए कैनेडियन इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्कॉलर रिनॉन्ड फॉर हिज। आवाज कट के आ रहा है दीदी। आवाज कट के आ रहा है, एक सेकंड रुक जाओ, मैं फिर से ज्वाइन हो जाती। हाँ, तो रॉबर्ट कॉक जो थे, समझा दिए क्या थे? ये क्रिटिकल अप्रोच आयर के एक पॉपुलर पॉलिटिकल स्कॉलर थे, है ना। ग्रामसियन से बहुत ज्यादा, ग्रामसियन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। He was deeply inspired by Antonio Gramsci idea, lead to his development Gramscian theory of international relation। बोले कि ये ग्रामसी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। इतना इन्फ्लुएंस थे कि इन्होंने एक थ्योरी को दिया। ये ग्रामसी से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस थे कि इन्होंने एक थ्योरी दिया, ग्रामशियन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है।
देखो समझो कि ये ग्रामसी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। कौन? रॉबर्ट कॉक्स। ठीक है, इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस थे कि इन्होंने थ्योरी दिया। ठीक है, थ्योरी का नाम था ग्रामशियन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, हो गया। चलो आ जाओ नेक्स्ट में। इम्पीरियलिज्म सस्टेन्ड बाय कंसेंट, ये आर्ग्यू करते हैं कि ग्रामसी का जो टर्म है ना इम्पीरियलिज्म इज सस्टेन्ड बाय कंसेंट, इसको ये हाईलाइट करते हैं, है ना। रोल ऑफ आइडियोलॉजी एंड कल्चर हेजेमनी, यहाँ पे वो हाईलाइट करते हैं इम्पीरियलिज्म इज सस्टेन्ड बाय कंसेंट, मतलब इम्पीरियलिज्म तब तक सस्टेन रहेगा जब तक लोगों का कंसेंट हो, है ना, जब तक लोग चाहेंगे, यहाँ पे ये बात बोला गया। तो यहाँ पर ही वो आइडियोलॉजी और कल्चर हेजेमनी का रोल को हाईलाइट करते हैं। कौन? रॉबर्ट कॉक्स। ग्रामसी ने बोला ग्रामसी क्या बोलते हैं हेजेमनी के बारे में, तब ये बोलते हैं कि इम्पीरियलिज्म सस्टेन होगा कंसेंट से। तो इसी बात को ये हाईलाइट करते हैं कि हाँ भाई आइडियोलॉजी रोल करती है, कल्चर जो है ना वो हेजेमनी क्रिएट करती है। ये ग्रामसी हेजेमनी के बारे में बात करती है ना, तो ये वहां पे यही बात बोले कि हाँ भाई इम्पीरियलिज्म तभी तक सस्टेन रहेगा तब तक लोग चाहेंगे, है ना। कोई आइडियोलॉजी, ठीक है ना, कोई आइडियोलॉजी भी रोल कर सकता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जैसे कि तुम्हारा जैसे मार्क्सिज्म वाले लोग क्या होते हैं ना, मार्क्सिज्म को ही फॉलो करेंगे, तो आइडियोलॉजी रोल कर रही है तो उसी का डोमिनेशन चलेगा। कल्चरल, किसी का कल्चर है तो कल्चर को ही फॉलो कर रहा, तो कल्चर ही है जो मैनी बन के रहेगा। तो इस तरह से ये बोले कि हाँ ग्रामसी ने बिल्कुल सही बोला है, इम्पीरियलिज्म तब तक ही सस्टेन रहेगा तब तक लोग चाहेंगे, कंसेंट, है ना। तुम किसी पे हेजोमेनी अपना तभी तक क्रिएट कर सकती हो जब तक लोग तुम्हारी बात मानेंगे। तो हो सके तुम देखती हो पॉलिटिशियन क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ाई लगवाते हैं, है ना, हिंदू मुस्लिम लड़ाई लगवा देंगे, मतलब वो लोग क्या करते हैं एक तरह का क्या बोलते हैं रिलीजियस वाला लड़ाई करवाते हैं ना, खेलते हैं। तो वो लोग लड़ते क्यों है? क्योंकि लोग उसके बाद से कंसेंट हो जाते हैं कि हाँ वो सही बोल रहा है ना, उसकी आइडियोलॉजी सही है। कल्चर को लेके लड़ाई करवा देते हैं कि देखो भाई तुम्हारा ये, इस तरह से करवा देते हैं। तो इम्पीरियलिज्म तभी तक सस्टेन रहेगा जब तक लोग चाहेंगे, यानी हेजेमनी तब तक करेगा तब तक लोग चाहेंगे। कहने का मतलब कि अभी लोग आपको मान रहे हैं, जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी जो भी बोल देंगे, जो नरेंद्र मोदी का जो सपोर्टर है बता रहे हैं सारे लोग जो भी वो जो भी बोलेंगे लोग उसको मानेंगे, क्यों? क्योंकि अभी उनको मान रहे, उनकी हेजेमनी है। विराट कोहली को यूट्यूब पे सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है, सॉरी यूट्यूब पे नहीं, इंस्टाग्राम पे, ठीक है, सबसे ज्यादा फ्लोर उन्हीं का है। तो क्यों उनको फॉलो करे जा रहा है? क्योंकि उनका हेजेमनी है, वो जो हेजेमनी क्रिएट किए हैं वो कल्चर के थ्रू ने, कोई आइडियोलॉजी के थ्रू ने, वो अपना गेम के थ्रू, मतलब उनके अंदर जो क्वालिटी है क्रिकेट के थ्रू, है ना, इस तरह उन्होंने लोगों पे अपना हेजेमनी क्रिएट करके रखा है। तो ये यही बात बोले कि इम्पीरियलिज्म तभी तक सस्टेन रहेगा तब तक लोग चाहेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल ग्रामसी के ही टर्म को यूज करके ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। कॉग जो है बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी और क्रिटिकल थ्योरी में ये थोड़ा डिफरेंस करते हैं। ठीक है, कॉक्स इंट्रोड्यूस करते हैं हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर को आयर में, आइडिया ऑफ हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर के, आयर का जो हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर है ना उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, जो एनालाइज करते हैं कि किस तरह से आइडिया, इंस्टीट्यूशन और मटेरियल कैपिटलिज्म इंटरैक्ट हुई ग्लोबल ऑर्डर में, किस तरह ग्लोबल ऑर्डर बना है। अगर एग्जाम में पूछे हिस्टोरिकल इंटरनेशनल रिलेशंस में आयर में हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर को किसने इंट्रोड्यूस किया? तो कॉक्स ने इंट्रोड्यूस किया। उसने बताया, उन्होंने एनालिसिस किया कि किस तरह आइडिया और इंस्टीट्यूशन और मटेरियल कैपेबिलिटी मतलब पैसा ने किस तरह से ग्लोबल ऑर्डर को सेव किया है, इंटरैक्ट करके ग्लोबल ऑर्डर को सेव किया है। ये रॉबर्ट कॉक्स बोल रहे हैं। इन्होंने एक टर्म यूज किया था, हाइपर लिबरल ग्लोबलाइजिंग कैपिटलिज्म, refer to his critics of the dominant from the global capitalism, emphasizing its unsustainable exploitative nature। बोला भाई सुनो, हाइपर लिबरल ग्लोबलाइजिंग कैपिटलिज्म जो है ना, ये एक तरीके से ग्लोबल कैपिटलिज्म के फॉर्म क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बोले कि जो हाइपर लिबरल, तुमको एक जो कैपिटलिज्म का जो एक पागलपन है ना, हाइपर है, ठीक है ना, हाइपर लिबरल ग्लोबलाइजिंग, हाइपर का मतलब क्या, बहुत ज्यादा, है ना, तो बहुत ज्यादा जो लिबरलिज्म बनने के चक्कर में ना वो अनसस्टेनेबल हो जाएगा और ये एक्सप्लोटेटिव नेचर हो जाएगा।
ठीक है, मतलब जो ग्लोबल कैपिटलिज्म का जो डोमिनेट फॉर्म है ना, उसको वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्या बोलकर कि ये जो ग्लोबल कैपिटलिज्म का डोमिनेट फॉर्म है ना, वो हाइपर लिबरल ग्लोबलाइजिंग कैपिटलिज्म है। और इससे क्या होगा, ये बिल्कुल जो आपका जो ग्लोबल कैपिटलिज्म है ना, या जो आप जो हाइपर कैपिटलिज्म चाह रहे हैं, मतलब जो एक तरह से कैपिटलिज्म को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं बोलकर कि आपका जो ग्लोबल कैपिटलिज्म को ये बोल रहे हैं कि आप हाइपर लिबरल ग्लोबलाइजिंग कैपिटलिज्म है, इसके वजह से अनस्टेबल और एक्सप्लोटेटिव है ना। ग्लोबल कैपिटलिज्म को ये अनस्टेबल और एक्सप्लोटेटिव नेचर बोल रहे हैं। इनका एक कोटेशन है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी टेक वर्ल्ड एज इट फाइंड इट with the prevailing social and power relation and the institution into which they are organized as the given framework for action। रुक जाओ, तुमको यहाँ पे पूरा याद करना ही नहीं, ठीक है, समझना ही नहीं है, तुमको बस याद करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी किसने दिया। क्रिटिकल थ्योरी में प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी किसने दिया भाई, रॉबर्ट कॉक्स ने। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी में वर्ल्ड जैसा, टेक द वर्ल्ड एज इट फाइंड, जैसा तुम पाओगे ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। तो वो कुछ नहीं याद करना, हमें ज्यादा बर्डन नहीं करूंगी, बस इतना। प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी किसने दिया, रॉबर्ट कॉक्स ने दिया, ठीक है। रॉबर्ट, बस जहां पे प्रॉब्लम थ्योरी आएगा मार देंगे रॉबर्ट कॉक्स, ठीक है। कम्स फ्रॉम रॉबर्ट कॉक्स इन्फ्लुएंशियल 1981 में एक आर्टिकल लिखते हैं, आर्टिकल याद करो, सोशल फोर्स स्टेट, ये पूरा याद करना है, सोशल फोर्स स्टेट वर्ल्ड ऑर्डर बियॉन्ड इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी, ये इनका आर्टिकल है और इसका मतलब तुम लोगों को समझना है अच्छे से, ठीक है। सोशल फोर्स स्टेट वर्ल्ड ऑर्डर याद करो, पूरा नहीं याद हो तो कम से कम आधा याद करो। सोशल फोर्सेस स्टेट्स वर्ल्ड ऑर्डर्स बियॉन्ड इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी, किसकी आर्टिकल है, 1981 की, रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स की है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी किसने दिया, रॉबर्ट कॉक्स ने दिया। इनकी बुक है द एनाटॉमी ऑफ इन्फ्लुएंस, 1923 की बुक, अभी तक नहीं है ये। सोशल फोर्सेस स्टेट एंड वर्ल्ड ऑर्डर्स बियॉन्ड इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी 1981 की है, प्रीवियस क्वेश्चन है नेट की। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल डिसऑर्डर 1983 की बुक है, रॉबर्ट कॉक्स की। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड पॉलिटिक्स 1969 की बुक है, रॉबर्ट कॉक्स की, ठीक है। हम थोड़ा कुछ कुछ पूछ, तुम लोग सर बता दो, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी किसकी है, रॉबर्ट कॉक्स की। रॉबर्ट कॉक्स किससे इन्फ्लुएंस थे, ग्रामस्की की हेजेमोनी से। बिल्कुल, आ जाओ। एंडिन लिंकलेटर, एंडिन लिंकलेटर की बुक है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी, एथिकल फाउंडेशन ऑफ द पोस्ट वेस्टफेलिया एरा। ये हम कल तुमको पढ़ाए थे, 1648 में क्या स्टार्ट हुआ था, वेस्टफेलिया। ये वेस्टफेलिया के, हाँ वेस्टफेलिया है ना, वेस्टफेलिया, लेकिन ये बाद का पोस्ट वेस्टफेलिया एरा के बाद का स्टडी कर रहे हैं ना, कि पॉलिटिकल कम्युनिटी का कैसे ट्रांसफर हुआ, एथिकल फाउंडेशन को कैसे, एथिकल को कैसे फाउंड किया गया वेस्टफेलिया एरा के बाद, है ना। इनके बुक एग्जाम का PY की क्वेश्चन है, याद कर लो, ये वाला, ये वाला नहीं, ये वाला, बियॉन्ड रियलिज्म मार्क्सिज्म, मतलब ये हम क्या बोले थे, क्रिटिकल थ्योरी के अंदर मार्क्सिज्म थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया था, मार्क्सिज्म, और भी जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है, एग्जिस्टिंग थ्योरी को भी क्रिटिसाइज किया गया था। और ये एंडिन लिंकलेटर किसके थिंकर है, क्रिटिकल थ्योरी के। तो क्रिटिकल थ्योरी के अंदर ये मार्क्सिज्म और रियलिज्म के बियॉन्ड जाकर स्टडी करते हैं। क्रिटिकल थ्योरी एंड इंटरनेशनल रिलेशन 90, बियॉन्ड रियलिज्म मार्क्सिज्म क्रिटिकल थ्योरी एंड इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब आयर में क्रिटिकल थ्योरी में एंड्रयू लिंकलेटर मार्क्सिज्म
और रियलिज्म के बियॉन्ड जाकर स्टडी करते हैं। उनका बुक का भी नाम है बियॉन्ड रियलिज्म, मार्क्सिज्म, क्रिटिकल थ्योरी एंड इंटरनेशनल रिलेशन। एंड्रियो लिंकलेटर की बुक है। रिचर्ड के आशले, रिचर्ड के आशले जो है ये पोस्ट मॉडर्निज्म स्कॉलर भी है और ये क्रिटिकल थ्योरी के भी थिंकर है। ठीक है, दूसरे क्रिटिकल थ्योरी के थिंकर है जो है रॉबर्ट कॉक्स से पढ़ लिए है ना, स्टेफन गिल, एंड मतलब यहाँ चारों का नाम दिया हुआ है, रॉबर्ट किल, रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक, स्टेफन गिल, एंड्रयू लिंकलेटर, रिचर्ड के एशले, ये सब कौन है? क्रिटिकल थ्योरी के थिंकर। स्टेफन गिल जो है उसके बारे में वो पढ़ते हैं। इन्होंने एंटोनियो ग्राम्सी का जो कॉन्सेप्ट था ना, जहां पे वो समझाते हैं पावर को ग्लोबल पॉलिटिक्स में है ना, उसको वो अप्लाई करते हैं। बोला कि समझा रही है यहाँ पे क्या बोल रहे कि स्टेफन गिल जो है ना, स्टेफन गिल एंटोनियो ग्राम्सी का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको वो ग्लोबल पॉलिटिक्स के पावर को समझा, ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो पावर है ना, डायनेमिक पावर जो चेंज हो रहा, वहां पे वो अप्लाई करते हैं। ठीक ना, वाइडली एग्री एज वन ऑफ द लीडिंग न्यू ग्राम्सी स्कॉलर, ये इसको भी न्यू ग्राम्सी स्कॉलर भी बोलेंगे इंटरनेशनल रिलेशन। इन हिज वर्क बिल्ड एक्सटेंड ग्राम्सी क्रिटिकल थ्योरी, क्रिटिकल थ्योरी में क्या करते हैं? ग्राम्शियन काम को आगे बढ़ाते हैं ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमिक के कॉन्टेक्स्ट में। अमेरिकन हेजेमनी, ये एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे यूएस ने डोमिनेशन किया था और अपने डोमिनेशन को मेंटेन करता है वो मटेरियल पावर और आइडियोलॉजिकल लीडरशिप के थ्रू। मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ग्राम्सी का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, स्टेफन गिल ने क्या किया, ग्राम्सी के कॉन्सेप्ट को लिया, हेजेमनी वाला, ठीक है, हेजेमनी वाला कॉन्सेप्ट को लिया, है ना। वो क्या कर, सब कोई क्या करता है, हेजेमनी के कॉन्सेप्ट से ही इन्फ्लुएंस है। तुम देखोगे तो ग्राम्सी ने एक चीज अच्छा देता है, हेजेमनी, ठीक है, हेजेमनी के कॉन्सेप्ट को लिया। रुक जाओ, और इन्होंने क्या किया, ग्लोबल पॉलिटिक्स में यानी वर्ल्ड के आयर में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में या ग्लोबल पॉलिटिक्स में इन्होंने पावर के डायनेमिक को समझाने के लिए कि पावर कैसे, डायनेमिक्स मतलब क्या, चेंज होना, पावर को डायनेमिक को समझाने के लिए, डायनेमिक्स को अंडरस्टैंड समझाने के लिए यहाँ पे ग्राम्सी के आइडिया को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर ग्राम्सी के आइडिया को, हेजेमनी आइडिया को अप्लाई करते हैं और अप्लाई करके वो क्रिटिकल थ्योरी में ग्राम्सी के आइडिया को एक्सटेंड करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से यूएस जो है अपने डोमिनेशन को मेंटेन करके रखा हुआ है मटेरियल पावर और आइडियोलॉजिकल लीडरशिप के थ्रू। ठीक है, ये यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे वो क्वेश्चन था, लो आंसर दो। प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी किसका है? यही वाला क्वेश्चन कर गया। ऑथोरिटेरियन पर्सनालिटी किसका है? तुम्हारा थेडरो नोरो का है। हाँ, थेडरो नोरो का। क्रिटिकल थ्योरी कंप्लीट हुई। ठीक है, तुम लोग को अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछ सकती हो। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे लिबरलिज्म। पहले मैं तुम लोग को एक स्टोरी बताऊंगी। आयर में हम लोग पढ़ेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन में हम लोग पढ़ेंगे लिबरलिज्म। ठीक है, मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। ये नहीं, ये नहीं, ये मुझसे गलत, इसको बनाई हूँ अच्छे से, पीडीएफ लेकिन ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं होगा। अच्छा, यहाँ से भी तो स्टार्ट है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है, कोई बात नहीं, रुक जा, हम एक चीज देख रहे हैं। बीच में क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, हम तुम लोग सोचे थे क्लाइंटर से पढ़ाएंगे, चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे समझा देते उसके बाद क्लाइंटर से बोलते। हालांकि मैं की पीडीएफ में सारा क्वेश्चन नीचे की थी और ऊपर फिर हमको लग रहा हम उल्टा कर दिए। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। आयर में तुम पढ़ोगी तो सबसे पहले आएगा लिबरलिज्म का आइडिया। ठीक है, आयर में सबसे पहले किस चीज का आइडिया आएगा? लिबरलिज्म का आइडिया आएगा। ठीक है,
लिबरलिज्म के बाद क्या होता है, जब लिबरलिज्म आता है उसके बाद आ जाता है ग्रेट डिबेट, है ना। क्या आता है, इकोनॉमिक ग्रेट डिबेट, ग्रेट डिप्रेशन, सॉरी ग्रेट डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन आ जाता है 1939 में, जिसकी वजह कर इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाती है ना। अब इसके बाद आएगी तुम्हारा केनेसिज्म। केनेसिज्म बोलिए, केनेसिज्म बोलो, जो भी बोलो, ठीक है ना। आई देख लो, आए हम लोग कैसे पढ़ेंगे पहले, नहीं इसीलिए तो मैं क्लियर कर रही हूँ, न्यू लिबरलिज्म ये नहीं है। देखो पहले कहानी सुनो, पहले स्टोरी सुनो मेरे बात। स्टोरी क्या है, बोला गया कैपिटलिज्म आई, है ना। पहले क्या था, फ्यूडलिज्म था। फ्यूडलिज्म को खत्म किया गया तो इंडस्ट्रीज आई, है ना। फ्यूडल फ्यूडल क्या था, फ्यूडल, व्हाट इज द फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म क्या था, लैंडलॉर्ड, है ना। लैंडलॉर्ड का पावर चल रहा था, है ना। तो उनको फ्यूडलिज्म को जब बात आएगी तो इंडस्ट्रीज आई, इंडस्ट्रीज के साथ कौन आया, कैपिटलिज्म आया, ठीक है। कैपिटलिज्म के साथ कौन आया, लिबरलिज्म आया, ठीक है। जब लिबरलिज्म आई तो इन्होंने क्या बोला, इंडिविजुअल को फ्रीडम दो। मैं आयर में पढ़ रही हूँ ना, फ्री मार्केट का ये बात करेंगे, आयर में पढ़ रही हूँ इसलिए इसको मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ। फ्री मार्केट का बात करेंगे, लेजेस फेयर इकोनॉमिक के बारे में बात करेंगे, लेजेस फेयर इकोनॉमिक, ठीक है। और ये लोग बोलेंगे कि यहाँ पे स्टेट का जो रोल होगा ना, गवर्नमेंट का रोल लिखती हूँ, गवर्नमेंट का जो रोल होगा ना, गवर्नमेंट का रोल लिमिटेड होगा, लिमिटेड होगा, ठीक है। सिर्फ नाइट वॉचमैन की जगह, नाइट वॉच, WATCH वॉच मैन, है ना, मैन की तरह सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर, बस इतना पावर मिलेगा कि आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कीजिए, है ना, लॉ ऑर्डर को मेंटेन, इतना पावर। ये लिबरलिज्म बोल रहा कि इंडिविजुअल को फ्रीडम दो, मार्केट खुद भी खुद रेगुलेट हो जाएगी, फ्री मार्केट होगी, लेजिस फेयर इकोनॉमिक फोकस किया गया, गवर्नमेंट का रोल लिमिट होगा, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती है मार्केट की पॉलिसी में, गवर्नमेंट का सिर्फ काम है नाइट वॉचमैन, सिर्फ वॉचमैन करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, कि लड़ाई झगड़ा ना हो, ठीक है ना। अब ये तो चल रहा था, उसके बाद क्या आया, ग्रेट डिप्रेशन आ गया 1930, एक फाइनेंशियल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, ग्रेट डिप्रेशन आ गया 1930 में। लोगों ने बोला कि भाई मार्केट तो फ्री रन कर रही थी, मार्केट को तो कोई रेगुलेट नहीं कर रही थी, गवर्नमेंट तो मार्केट में इंटरफेयर नहीं कर रही थी, ठीक है। लेजिस फेयर इकोनॉमिक पे फोकस किया जा रहा था, इंडिविजुअल को फ्रीडम दिया गया था, मार्केट खुद से रेगुलेट हो रही थी, है ना। गवर्नमेंट का रोल लिमिटेशन, गवर्नमेंट का रोल को लिमिट कर दिया गया था, तो फिर ग्रेट डिप्रेशन क्यों आई, फिर ग्रेट डिप्रेशन क्यों आई, ठीक है। अब हम लोग ग्रेट डिप्रेशन नहीं आएगी, अब आएंगे, अब हम लोग लाएंगे एक नया कैनेसिज्म इकोनॉमिक, आइए कैनेसिज्म इकोनॉमिक, ठीक है। कैनेसिज्म इकोनॉमिक आया तो यहाँ पर गवर्नमेंट के पावर को बढ़ा दिया गया, गवर्नमेंट के रोल, यहाँ पे क्या किया गया कि जो गवर्नमेंट है ना, उनके पावर को क्या किया गया, बढ़ा दिया गया, है ना। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट एक्टिव हो गया, गवर्नमेंट का रोल एक्टिव हो गया, ठीक है। गवर्नमेंट जो है, रुक जाओ, गवर्नमेंट इज मोर मोर देन मोर देन ए नाइट वॉचमैन, नाइट वॉचमैन से ज्यादा हो गया इसका वैल्यू। कैनेसिज्म आया तब, नाइट वॉचमैन, ठीक है। फिर उसके बाद फिर आ गया तुम्हारा क्राइसिस, फिर आया इकोनॉमिक क्राइसिस, तो फिर बोला गया कि भाई कैनेसिज्म तो आई, लेकिन कहाँ, क्राइसिस तो फिर आई, तब आया न्यू लिबरलिज्म, तब आया न्यू लिबरलिज्म, ठीक है, तब आया न्यू लिबरलिज्म, समझ में आ गया। चलो आज ये मुझे पढ़ाना था, तुम लोग क्लियर हुआ। पहले आया लिबरलिज्म, फिर आया कैनेसिज्म इकोनॉमिक, फिर आया न्यू लिबरलिज्म, इस तरह से कहानी है। चलो आ जाओ। तो हम लिबरलिज्म को पढ़ने से पहले हम लोग लिबरलिज्म को पढ़ेंगे इंटरनेशनलिज्म में, है ना। पहले ट्रेडिशन के बारे में पढ़ेंगे। जॉन लॉक जो है ना, उनको फादर ऑफ लिबरलिज्म बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला कि जो लोग हैं ना, लोगों को नेचुरल राइट्स दिया जाएगा, 3 तरह का, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट जो बनाया जाएगा ना, वो लोगों के कंसेंट से बनाया जाएगा। दैट idea that legitimate government must have consent of the government,
गवर्नमेंट को पावर पूरा नहीं दिया जाएगा, उस पर लिमिट लगाया जाएगा, लोगों के कंसेंट से गवर्नमेंट चलेगी, है ना। स्टेट हैव राइट ड्राइव फ्रॉम द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को पूरा राइट दिया जाएगा, लाइफ लिबर्टी। यहाँ से ही लिबरलिज्म का जो तुम्हारा है ना क्रिएशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि जॉन लॉक क्या बोलते हैं, लिबरल इंडिविजुअलिज्म के बारे में बात करते हैं, और ये बोलते हैं कि इंडिविजुअल को ज्यादा पावर दिया जाएगा, इंडिविजुअल गवर्नमेंट होगी लेकिन गवर्नमेंट के पावर पर लिमिटेशन लगाया जाएगा, लिमिटेड गवर्नमेंट होगी, जॉन लॉक बोलते हैं। लिमिटेड गवर्नमेंट के बाद बोल दी, इंडिविजुअल को ज्यादा पावर देने के बाद बोल दी, समझ में आई है कि लिबरलिज्म के थिंकर है, क्लासिकल लिबरलिज्म के थिंकर है ना। आ जाओ, फिर एक और थिंकर है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो है इन्होंने दिया था कॉमर्शियल लिबरलिज्म। देखो इन्होंने इंडिविजुअल लिबरलिज्म, इंडिविजुअल को ज्यादा फ्रीडम देने की बात बोली, देख लो लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी को बोला दे दो, है ना। इन्होंने कॉमर्शियल लिबरलिज्म के बारे में बात बोला, इन्होंने बोला अभी इन्होंने फ्री ट्रेड के बारे में बात बोला, इन्होंने प्रमोट किया फ्री ट्रेड, कॉमर्स, नेचुरल डिटरेंस टू वार, वार को रोकेगी। इट्स ये बोलते हैं कि भाई सुनो, फ्री ट्रेड करो, कॉमर्स करो, है ना। कॉमर्स मतलब क्या है, एक कंट्री दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करो, है ना। इन्होंने लेजर फेयर को सपोर्ट किया, इन्होंने लेजर फेयर अप्रोच को अपनाया, ठीक है। कौन कौन लेजर फेयर अप्रोच को अपनाता है, तुम्हारा एडम स्मिथ, ठीक है। और इन्होंने बोला कि भाई मार्केट जहाँ पे लेजर फेयर अप्रोच होगी ना, ये लेजर फेयर अप्रोच को सपोर्ट करे, तो ये बोले कि जहाँ पे मार्केट खुद रेगुलेट होगी, मार्केट खुद चॉइस करेगी कि मुझे किसको बेचना है, मुझे किसको बेचना है, और किसको मेरा मेरा सामान कौन बेचेगा, मैं अपने सामान किसको बेचूंगा और मैं किससे खरीदूंगा, ये खुद मार्केट सेल्फ रेगुलेट होगी, ठीक है। मार्केट खुद चूज करेगा बायर एंड सेलर को। क्लासिकल लिबरल आयर में पढ़ रहे ना, इसलिए मैं पढ़ रही कि एडम स्मिथ बोलते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में मार्केट जो है वो खुद ही सेल्फ रेगुलेटेड होगी, मार्केट सेल्फ रेगुलेटेड होगी, वो खुद ही चूज करेगी बायर एंड सेलर को। लेकिन एडम स्मिथ बोलते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल मिनिमम होगा, मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट कम से कम इंटरवेन करेगी, मतलब ज्यादा इंटरवेन नहीं करेगी, ठीक है ना। फिर इन्होंने इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट दिया, सेल्फ इंटरेस्ट अनइंटेंशनली बेनिफिट सोसाइटी, मार्केट सेल्फ रेगुलेटेड। बोले कि मार्केट जो है ना, मार्केट खुद अपने आप को रेगुलेट करेगा, ठीक है। सोसाइटी को अनइंटेंशनली बेनिफिट होगा, सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा, ये इनविजिबल हैंड है, दिखेगा ही नहीं। जब मार्केट सेल्फ रेगुलेट खुद से काम करेगा, खुद से बायर एंड सेलर को चूज करेगा, तो दिखेगा ही नहीं, तो ये इनविजिबल हैंड है। और एडम स्मिथ जो है का जो ये थ्योरी है, ये मर्केंटिलिज्म के अगेंस्ट आया था, मर्केंटिलिज्म के अगेंस्ट आया था, ठीक है। ये मर्केंटिलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं। फिर इमैनुअल कांत, देखो ये क्या बोले, जॉन लॉक कि लिबरलिज्म का मतलब क्या, इंडिविजुअल को फ्रीडम दे दो। एडम स्मिथ बोल रहे हैं कि लिबरलिज्म का मतलब क्या, मार्केट को फ्री छोड़ दो। अब इमैनुअल कांत बोले कि लिबरलिज्म का मतलब क्या, डेमोक्रेसी को, सुनो ये क्या बोल रहे हैं, अभी मैं सबके बारे में बताऊंगी। डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश कर दो, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को स्टैब्लिश कर दो, उससे क्या होगा, पीस बना हुआ रहेगा। जब दो कंट्री के बीच में लड़ाई होगी ना, आयर में पढ़ेंगे ना, तो वार को लेकर ही चलेंगे। जब दो कंट्री के बीच में लड़ाई होगी ना, तो डेमोक्रेसी कंट्री नहीं लड़ाई करेगी, क्योंकि वो पीस को ज्यादा फॉलो करेगी, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब है पीस को स्टैब्लिश करना, तो पीस को प्रेफरेंस करेगी, ठीक है। तो इमैनुअल कांत ने जो लिबरलिज्म थी वो लिबरल रिपब्लिकन के बारे में बात किया। एडम स्मिथ ने बोला कि जब दो कंट्री आपस में ट्रेड करेगी, फ्री मार्केट करेगी, जब उनके बीच में वार का सिचुएशन आएगा तो वो वार नहीं करेगी बल्कि फ्री ट्रेड करेगी। जॉन लॉक जो वो क्लासिकल थे, तो उन्होंने वार को लेकर नहीं, उन्होंने ऐसे ही बोला कि लोगों को लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी दिया जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ लिबरल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन में क्या बोल रहा, लिबरलिज्म इज ए पर्सपेक्टिव द एम्फेसिस ऑफ कॉपरेशन, वही बात बोलेगी, कॉपरेशन करो, एक कंट्री दूसरे कंट्री पे डिपेंड करो, डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करो, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, है ना। ये ऑप्टिमिस्टिक व्यू बताती है इंटरनेशनल रिलेशन में, बिल्कुल पॉजिटिव व्यू बताती है, रियलिस्टिक के अपोज है ये। इसका फीचर क्या है कि स्टेट आर मोटिवेट नॉट ओनली बाय सेल्फ इंटरेस्ट पावर बट ऑल्सो वैल्यू लाइक डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड इकोनॉमिक। बोले भाई सुनो, अपने आप को खुद से स्टेट को मोटिवेट होना होगा, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए नहीं, कि हमको सेल्फिश इंटरेस्ट मतलब पावर को गेन करने के लिए अपने आप को मोटिवेट नहीं करो, बल्कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए आप क्या करो, लोगों को, एक मिनट रुक जाओ मुझे चार्ज लगाने दो।
समझ में आ रहा ना कि क्या बोल रहे हैं? लिबरल थ्योरी क्या बोल रहा है कि भाई कीवर्ड क्या है? लिबरल थ्योरी, लिबरलिज्म का कीवर्ड क्या है? कॉपरेशन करो। ए और बी आपस में कॉपरेशन करो। एक इससे सामान खरीदेगी, बी इससे सामान खरीदेगी, इंटरडिपेंड हो गई। डेमोक्रेसी दोनों अपने कंट्री में स्टैब्लिश करो। जब लड़ाई आएगा तो तुम पहले पीस को देखोगे, नहीं पीस क्या है। इंस्टीट्यूशंस के, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का रोल इंपॉर्टेंट होता है। मान लो कि तुम, जैसे कि ए और बी के बीच में लड़ाई हो रहा, तो यूएनओ आके इन दोनों के बीच में क्या करेगी? लड़ाई को सुलझाएगी, है ना। तो देखो भाई, लिबरलिज्म जो बात बोल रहा है कि लड़ाई इस तरह से खत्म हो जाएगी। स्टेट अपने आप को मोटिवेट करो डेमोक्रेसी वैल्यू के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए, ना कि पावर गेन करने के लिए, ना कि सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए। इंटरनेशनल कॉपरेशन करो। स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर कैन कॉपरेट टू सॉल्व ग्लोबल प्रॉब्लम, अलायंस, ट्रीटीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बोले इंटरनेशनल कॉपरेशन करो। वो कैसे? एक स्टेट और दो स्टेट के बीच में लड़ाई हो रहा, नॉन स्टेट एक्टर कौन होता है? बताओ बताओ। नॉन स्टेट जैसे ये आपका एनजीओ वगैरह, हाँ हाँ, बोलो बोलो। एनजीओ ये सब हो गया। हाँ बिल्कुल। देखो, बोल रहा है कि आयर में अगर लड़ाई हो रहा है ना, बोला अगर आयर में लड़ाई हो रहा है, ठीक है, तो आप उसको ना कॉपरेशन, बातचीत, देखो क्या बोला, स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर को कॉपरेट करना चाहिए। कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोगों को पता है क्या करना है? अलायंस कर लेना है, ट्रीटी कर लेना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, ये बात बोल रहा है। समझ में आ रहा है ना कि लड़ाई को कैसे सॉल्व, जो पॉजिटिव बात बोलेगा, पॉजिटिव बात बोलेगा, है ना, कि इंटरनेशनल कॉपरेशन करो। स्टेट और नॉन स्टेट को क्या करना है ना, स्टेट और नॉन स्टेट को क्या आपका करना है? अगर लड़ाई होता है, जैसे यूएनओ भी तुम्हारा क्या है कि यूएनओ, वो भी तो तुम्हारा वही हो गया, यूएनओ भी नॉन स्टेट एक्टर है, ठीक है। नहीं, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी, एमिस्टी इंटरनेशनल बोल सकते हैं। एमिस्टी इंटरनेशनल जो है ना, वो एनजीओ, हाँ हाँ, एमिस्टी, 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 हाँ हाँ, एमिस्टी इंटरनेशनल जो है ना, ये तो बहुत बड़ा है, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल ये सबसे बड़ा है। हाँ, एमिस्टी इंटरनेशनल जो ये एनजीओ है, ये बड़ा एनजीओ है, ठीक है, तो ये सब याद रखना, ठीक है। तो वो हो गया। फिर बोला आप लोग इंटरडिपेंडेंट रहिए। एक कंट्री दूसरे कंट्री से ट्रेड करेगी, फाइनेंशियली डिपेंड करेगी, एक दूसरे से बातचीत करेगी, तो जब कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन आएगा ना, तो वो लोग नहीं करेगी। पता है ना, ट्रेड करते हैं, लड़ाई करेंगे तो नुकसान मेरा ही है ना। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का रोल क्या होगा, या नॉन स्टेट एक्टर का रोल क्या होगा? बोला कि यूएनओ, डब्ल्यूटीओ, यूरोपियन यूनियन, ये हेल्प करेगी कॉपरेशन करने में। मान लो कि दो कंट्री के बीच में लड़ाई हो रही है ना, तो वो यूएनओ का मेंबर सोचे कि नहीं लड़ाई हो, है ना। फिर डेमोक्रेसी पीस थ्योरी क्या बोलती है कि देखो भाई, डेमोक्रेसी रिलाई गो टू वार विद अनदर ड्यू टू द शेयर नॉर्म, इंस्टीट्यूशन, पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। डेमोक्रेसी पीस थ्योरी अगर स्टैब्लिश होगा तो अगर लड़ाई का सिचुएशन होगा तो बोलेगी नहीं भाई, नॉर्म्स को फॉलो करो, चलो इंस्टीट्यूशंस के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, चलो यूएनओ के पास, है ना। जवाहरलाल नेहरू को जब पाकिस्तान से लाए थे क्या बोले थे 1948 में कि चलो हम लोग यूएन के पास चलते प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, है ना। पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन सॉल्व करने का मैकेनिज्म ढूंढेंगे। डेमोक्रेसी कंट्री, म्यूचुअल बेनिफिट कॉपरेशन, साथ में बैठ के आपस में लड़ाई को सॉल्व करो म्यूचुअली, और अगर कोई बेनिफिट हो रहा है तो आपस में सब शेयर करो, ठीक है ना। इट इम्पैसिंग द स्टेट कैन अचीव बेटर आउटकम्स बाय वर्किंग टुगेदर, साथ मिलकर कोई काम करो, कोई इंटरडिपेंड करो। इस तरह वार का सिचुएशन आए तो आप लोग क्या करेंगे? वार को रिड्यूस करेंगे, क्योंकि आप लोग एक दूसरे पे डिपेंड है ना, इकोनॉमिकली, पोलिटिकली, सोशली डिपेंड है। तो आप सोचेंगे कि अगर हम वार करेंगे तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा ना। इंटरनेशनल इंटरनेशनल लॉ और नॉर्म्स को फॉलो करो, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन मत करो भाई, मतलब सपोर्ट इंटरवेंशन प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट, प्रिवेंट द ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर। कहीं पर ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर हो जा रहा है या ह्यूमन राइट वॉलेशन हो रहा है तो वहां पे आप अपना पीस कीपिंग फोर्स भेजो, है ना। मतलब अपना वहां पे तुम क्या करो, वहां पे इंटरवेंशन करो, लेकिन सिर्फ सपोर्ट करने के लिए, नहीं कि लड़ाई झगड़ा करने के लिए। इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ट्रेड, इकोनॉमिक कॉपरेशन करो, है ना, तो उससे भी क्या होगा? म्यूचुअल डेवलपमेंट होगा। ये तो मैं बार बार बोल चुकी हूँ। कौन कौन थिंकर है इसके?
इमनुअल कांत ने क्या दिया, बस ये याद करना है कि इमनुअल कांत ने क्या दिया, परपेचुअल पीस दिया 1795 में। और डेमोक्रेसी पीस थ्योरी, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डेमोक्रेसी पीस थ्योरी किसने दिया, परपेचुअल पीस किसने दिया, इमनुअल कांट। ये लोग क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने के लिए, बस इतना बात याद रखो। मैकल-डॉले, ये कांत लिबरल लेगेसी एंड फॉरेन अफेयर इनकी बुक है, और डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी भी इनका भी बुक है, और ये कांट से जो है ना बोरो करते हैं ये बुक, मैकल-डॉले, ठीक है। लिबरल स्कूल में कौन कौन आएगा, आजा। लिबरल स्कूल के अंदर कौन कौन से स्कूल आएंगे, हाँ देखो, बोले कि लिबरल स्कूल का अगर हम ओरिजिन देखेंगे तो 20वीं सेंचुरी में हुआ था, ठीक है ना। उड्रो विल्सन भी बोले कि वो छोड़ दे, यहाँ से आ जाओ। लिबरल स्कूल के अंदर कौन कौन स्कूल आएगा, लिबरल स्कूल के अंदर कौन कौन स्कूल आएगा, लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म उड्रो विल्सन का, सोशल लिबरलिज्म कार्ल ड्यूज का, फंक्शनलिज्म अन्नेश हैज एंड डेविड मित्रानी, याद करो फंक्शनलिज्म से कौन जुड़ा हुआ है, इंटरडिपेंडेंसी रिचर्ड रोज क्रैंस, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस रॉबर्ट कोहान एंड जोसेफ नाय, ये सब लिबरल स्कूल के अंदर आएगी ये सब थ्योरी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स इंडिपेंडेंस पढ़ते हैं, रॉबर्ट कोहान और जोसेफ एस नाय ने पावर एंड इंटरडिपेंडेंस वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन ट्रांजिशंस 1977 में एक बुक लिखते हैं, है ना। ये बोलते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन इन्वॉल्व नॉट ओनली स्टेट टू स्टेट, मतलब आयर का रिलेशन एक ही स्टेट से दोस्ती रखने से नहीं होगा, बल्कि आपको मल्टीपल चैनल से जुड़ना होगा, एनजीओ से जुड़ना होगा, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन से जुड़ना होगा, एनजीओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन सब से दोस्ती रखना होगा, आपको कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस होना होगा। इंडिया का दोस्ती यूएसए से भी है, इंडिया का दोस्ती चाइना से भी है, इंडिया का दोस्ती रशिया से भी है ना। इंडिया का दोस्ती नॉन स्टेट एक्टर एमएसटी इंटरनेशनल से भी होना चाहिए, यूएनए से होना चाहिए, G20। इंडिया का रिलेशन जो दोस्ती है ना वो इंटरडिपेंडेंस है ना। इंटरडिपेंडेंस मतलब एक दूसरे पे डिपेंड करना, इंडिया पे भी बहुत सारी कंट्री डिपेंड करती है अपनी चीजों के लिए, है ना। और बोल रहा है कि शेयर करना म्यूचुअल बेनिफिट, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस क्या बोलती है कि जब हम लोग एक ग्रुप का मेंबर होते हैं ना और हम लोग को कोई बेनिफिट होता है तो हम लोग शेयर करते हैं, है ना। चैलेंज द ट्रेडिशनल रियलिटी व्यू इम्पैसिव दैट द मॉडर्न वर्ल्ड स्टेट आर इंटरकनेक्टेड विद इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ। बोला है कि मेन आइडिया क्या है, इनका चैलेंज क्या है रॉबर्ट कोहान का, कि स्टेट को कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या, एक दूसरे पे डिपेंड करना, ठीक है। तो रॉबर्ट कोहान और जोसेफ नाय बोल रहे हैं क्या करना है मॉडर्न वर्ल्ड में क्या करना है, आज आपको इंटरकनेक्टेड होना है, इकोनॉमिकली कनेक्ट होना है, पॉलिटिकली एंड सोशली आपको कनेक्ट होना है एक दूसरे के साथ, ठीक है। यहाँ पे तुमको याद करना है कि इंटरडिपेंडेंस कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के थिंकर रॉबर्ट ओ कोहान एंड जोसेफ एस नाय, इनकी बुक है पावर एंड इंटरडिपेंडेंस, किसकी बुक है, तो रॉबर्ट कोहान या जोसेफ नाय की। अब आया सोशल लिबरलिज्म से कौन जुड़ा हुआ, कार्ल ड्यूज, इन्होंने सिक्योरिटी कम्युनिटीज दिया था, ठीक है। कार्ल ड्यूज ने इंट्रोड्यूस किया कौन से एग्जाम में आता है, सिक्योरिटी कम्युनिटीज किसने दिया, कार्ल ड्यूज ने दिया। इन्होंने क्या बोला, ग्रुप ऑफ स्टेट या सोसाइटी इंटरकनेक्टेड, जितना भी ग्रुप ऑफ स्टेट है ना आपस में कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इस आपस में कनेक्ट होके वैल्यू को शेयर करना चाहिए और हमेशा कम्युनिकेशन करते रहना चाहिए, ठीक है, इससे लड़ाई नहीं होगी, ठीक है। पीस एंड कोऑपरेशन एराइज आपका कब होगा, जब आप आपस में कम्युनिकेशन करिएगा, इंटरेक्शन करिएगा। दीदी आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, अच्छे रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, अब आ रहा, देखो तो आ रहा सुषमा, है ना, ठीक है। बोल रहे हैं सिक्योरिटी कम्युनिटीज का मतलब क्या है, बोले कि एक कंट्री को दूसरे एक कंट्री को अपने कनेक्शन को बढ़ाना चाहिए, बहुत सारे कंट्री की सोसाइटी, बहुत सारे स्टेट के साथ क्या करना है, कनेक्शन बनाना है, ग्रुप ऑफ स्टेट के साथ कनेक्शन बनाना है, और कनेक्शन करके कम्युनिकेशन भी करना है। कम्युनिकेशन करिएगा तो आपको कम्युनिटी सिक्योरिटी मिलेगी, है ना, दोस्ती होगी, फ्रेंडशिप होगी, इस तरह से। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा सिक्योरिटी कम्युनिटीज किसने दिया, तो कार्ल ड्यूज ने दिया। लिबरलिज्म एंड इंस्टीट्यूशनलिज्म,
लिबरलिज्म इंस्टीट्यूशनलिज्म को दो पार्ट में बांटा गया है, फंक्शनलिज्म और न्यू फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म को किसने दिया है? डेविड मित्रानी ने। और न्यू फंक्शनलिज्म को पीवाई की क्वेश्चन है, किसने दिया है? अर्नेस्ट बी हैज ने दिया है। ये एग्जाम में आया हुआ है, अर्नेस्ट बी हैज ने न्यू फंक्शनलिज्म को दिया है। कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन सॉल्व करो। ऑप्शन 2 2 नंबर। नहीं, गलत कर रही तुम लोग। एक बायो पावर, यहाँ पे ये नहीं होगा। वो यहाँ पावर के बारे में बोला सुषमा, वहां सिस्टम के बारे में। केनेथ वॉल्स बोलता है कि वर्ल्ड में कैसा सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। तो केनेथ वॉल्स ने बोला कि वर्ल्ड का सिस्टम कैसा होना चाहिए, वर्ल्ड का सिस्टम कैसा होना चाहिए, तो बायोपोलर होना चाहिए, बायोपोलर वर्ल्ड। नहीं ना बनेगा, क्योंकि थ्यूसिडाइड्स ने ही ना कहा था कि हाँ, जस्टिस, लॉ एंड सोसाइटी हैव नो प्लेस। तुमने दो बोली ना, दो बोली। हाँ हाँ, आंसर दो होगा, आंसर दो तो नहीं होना चाहिए, एक मिनट जो। हाँ, जस्टिस लॉ सी का 2 बन रहा है, डी का 4 बन रहा है। एक मिनट, ऐसे बनाओ सबसे इजी वाला क्वेश्चन से। मैक्सिमाइज करने के लिए कौन बोलता है? सी का 2। हाँ, नहीं नहीं, ठीक बना, सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। ए का 1, बायोपोलर कल पढ़ाए थे, बायोपोलर से दो क्वेश्चन आए। एक तो तुम्हारा पहले भी पूछी थी कि केनेथ वॉल्स कैसा सिस्टम चाहता है, तो बायोपोलर वर्ल्ड, बायोपोलर सिस्टम चाहता है। पावर को डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए बायोपोलर में, सी का 2। हाँ बिल्कुल सही, इससे बन जाएगा। और ये भी तो कल पढ़ाए थे, जस्टिस लॉ सोसाइटी होना चाहिए। हाँ ठीक है, सोसाइटी। इसे मैक्सिमाइज करने के लिए पावर कौन बोलता है? बायोपोलर। दो एकदम आराम से मिल जाएगा, दो क्या तीन, तीन तो एकदम आराम से मिल जाएगा। बायोपोलर के बारे में कौन बोलता है? केनेथ वॉल्स, कल पढ़ाए थे। इंटरेस्ट को डिफाइन किया जाएगा पावर से, है ना, ये हैंस मार्किन का एक प्रिंसिपल है। और पावर को मैक्सिमाइज करने के लिए कौन बोलता है? तो महर्स माई बोलते हैं, है ना। चलो बने, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। ये आंसर नहीं होगा, मुझसे गलती होगा। आंसर 2 है, आंसर 2 है, ठीक है, आंसर 2 है, आंसर बी है। क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो, ऑप्शन नहीं दूंगी क्योंकि ऑप्शन आ गया है। क्या बोल रहा है? करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन कौन सा है? इंडिया हैज आरसीपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। जो गलत है वो हटा दो, और क्या। तुम लोग ना बताओ कौन है, चलो ये बताओ इसमें गलत कौन है, क्योंकि ऑप्शन में आंसर दे दिया। इसमें ऑप्शन सी गलत है, सी और डी गलत है। आ जाओ देखते हैं। हाँ, इंडिया हैज सीटीबीटी, इंडिया ने सीटीबीटी को साइन किया था। खाली सी गलत है, पार्शियल टेस्टमेंट ट्रीटी 1963 में तो सही किया था, ये तो साइन किया इंडिया। कल तो मैं उस दिन पढ़ाई थी ये वाला कि सी टी बी टी। हाँ, ये साइन नहीं किया है, लेकिन पी टी बी टी इंडिया ने साइन किया है, ठीक है। हाँ, पीटीबी साइन किया, हाँ ऑप्शन ए और सी भी साइन नहीं किया। हाँ, सी ने बस एक ही गलत होगा, सी गलत होगा खाली। और इंडिया ने इनकार किया ये बोल के क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशनरी ट्रीटी है। बिल्कुल, एनपीटी को इसलिए मना करता है भाई कि एक डिस्क्रिमिनेशन, एक्चुअल में ना आंसर लिखा हुआ था इस वजह से, ठीक है। और इंडिया आरसीपी का भी मेंबर नहीं, यहाँ पे दिया बी डी ई सी, सही करेक्ट मांग रहा ना। इंडिया हैज साइन आरसीपी, तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी इंडिया साइन नहीं किया है। इंडिया ने एनपीटी को साइन नहीं किया है, इंडिया ने सीटीपीटी को साइन नहीं किया है, इंडिया ने पार्शियल को साइन किया है। इंडिया, ये तो मैं पढ़ाई हूँ, कॉमन बट डिफरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन क्लाइमेट चेंज। इंडिया सपोर्ट करता है क्योंकि ये जो सी बी डी आर आई है, ये डेवलपिंग कंट्रीज के सपोर्ट के लिए आई है ना। और इंडिया क्या है? डेवलपिंग कंट्री, तो इंडिया तो इसको सपोर्ट करेगी, वो तो मैं पढ़ाऊंगी। आ जाओ, ये वाला बुक इस बार एग्जाम में आया था और मैं हमेशा पढ़ाती हूँ। जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर इनका पूरा नाम है। जयशंकर ने 5 एस दिया था, है ना। किसके लिए दिया था? इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए। आप बताते हैं, इन्होंने बोला कि 5 एस होगा, सम्मान यानी रेस्पेक्ट, संवाद, संवाद यानी डायलॉग, सहयोग यानी कॉपरेशन, कॉपरेशन, शांति यानी पीस, समृद्धि यानी प्रोस्पेरिटी। ये जो 5 एस है ना, ये क्या करता है कि ओपन कम्युनिकेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के बारे में बात करता है कि हम ग्लोबल
ग्लोबल कंट्रीज के साथ कैसा दोस्ती रखेंगे हम? अपने कंट्री के, अपने जो मेरे दोस्त हैं जो ग्लोबल फ्रेंड है ना, हम उसके साथ कैसा रिलेशन रखेंगे? सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति, समृद्धि वाली, है ना। इससे कोलैबोरेशन होगा, पीसफुल माहौल बनेगा, है ना। प्रोस्पेरियस सॉरी प्रोस्पेरियस ग्लोबल ऑर्डर बनेगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगा, ओपन कम्युनिकेशन होगा। ये 5 इससे। जयशंकर एक बुक लिखते हैं, द इंडियन वे, स्ट्रैटेजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, 1920 की बुक है, पब्लिश हुआ था 1920 में। और ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड जियो पॉलिटिक्स के ऊपर लिखी गई बुक है। क्वेश्चन सॉल्व करो। डिफेंसिव रियलिज्म, ऑफेंसिव रियलिज्म, वर्ल्ड सिस्टम, ये तो पढ़ाया, सोशल कॉन्स्ट्रक्टिविज्म भी पढ़ाए, कोई भी आंसर बन जाएगा। ऑप्शन 2। और बोलो, कल पढ़ाए थे डिफेंसिव। डिफेंसिव किसका है? केनेथ वॉल्स का। ऑफेंसिव किसका है? हाँ, नर्स माइका। हाँ, सी का 1D का तो अच्छे है। यहाँ का वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, अलेक्जेंडर इमैनुअल कांत, ए का 3। चलो 2 अच्छा। ये सब तो तुम लोगों के लिए हल्का हो गया। ये बनाओ, कल मैं पढ़ाई थी तो उससे भी रिलेटिव बन जाएगा। न्यूक्लियर पॉलिसी पढ़ाई, उससे भी बन जाएगा, ऐसे भी बन जाएगा। नॉट करेक्ट, इसमें क्या सही नहीं? ऑप्शन 3। हाँ, ऑप्शन 3। अगर ये ना भी आ गया तो हमको पता है, इंडिया ने एनपीटी और सीटी, रुक जाओ, एनपीटी, सीटीबीटी और पार्शियल टेज बिन ट्रीटी, इंडिया ने इसको साइन नहीं किया। एनपीटी को, इंडिया ने सीटीबीटी को भी साइन नहीं किया। इंडिया पीटीबीटी को साइन किया है ना। और ये पीटीबीटी 1963 की है, ये 1996 की है, और ये तुम्हारा 1968 की। ठीक मैं बोल रही हूँ ना। अगर तुम लोग कोई प्रॉब्लम होगा तो बोलना प्लीज, ठीक है। नहीं भी समझ में आएगा तो बोलना, तो बार बार इसीलिए बोल देती कि नहीं आएगा तो बोलना, आएगा भी तो बोलना। कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? नहीं, कोई प्रॉब्लम है ना। आगे बढ़ते हैं। अभी मेरे लाइन आ गया था, हमको लग रहा था कि जा चला जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। 1 मिनट रुको तुम। चलो हो गया, सब हो गया। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। इसका भी आंसर आ गया, तुम लोग बैठा लोगी, बताओ। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हाँ, आ रही है। करो। सबसे पहले सी हो जाएगा, सबसे पहले सी हो जाएगा, उसके बाद ई हो जाएगा, उसके बाद बी, उसके बाद ए, और लास्ट में अलेक्जेंडर वेंडेट जो सोशल हाँ, कंस्ट्रक्टिविज्म लास्ट में थियरी। डी। कल पढ़ाए कि थुसाइड्स, मैकियावेली और रियलिज्म, ये लोग बहुत पुराने हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है कि पहले थुसाइड्स हो जाएगा। फिर आया था तुम्हारा ईएच कार, जहां से रियलिज्म थ्योरी का स्टार्ट हुआ, जहां इन्होंने एडलिज्म क्रिटिसाइज किया। तो ठीक है, अच्छी बात है। फिर हैंस मार्गिन थे, फिर केनेथ वॉल्स आए, है ना। केनेथ वॉल्स ने रियलिज्म का टैप दिया था। तो इस तरह से ऐसे आंसर आराम से बन जाएगा। चलो करो ये वाला, which of the following are the related to the liberalism? ऑप्शन 3। बोलो सुषमा। ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 डी को हटाएंगे। एक थिंकर, एक कम्युनिज्म। कम्युनिज्म जो है ना, इसका फोकस है कम्युनिटी।
इसको कॉमेटेरियनिज्म भी बोलते हैं, कम्युनिज्म को कॉमेटेरियनिज्म भी बोलते हैं ना। मतलब ये तो कार्ल मार्क्स से भी जुड़ा हुआ है। इसका फोकस है कम्युनिटी सब, है ना, कम्युनिटी। जबकि तुम लिबरलिज्म को देखोगी तो लिबरलिज्म का फोकस क्या है? इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। इसका फोकस है कम्युनिटी, इसका फोकस है इंडिविजुअल। दोनों डिफरेंस है कि नहीं, है ना। कम्युनिज्म का फोकस है कम्युनिटी, ये कम्युनिटी के बारे में सोचती है, और लिबरलिज्म जो है ये इंडिविजुअल के बारे में सोचती है कि इंडिविजुअल को फ्रीडम दो, ठीक है। और कम्युनिज्म बोलती है कि हम सब कम्युनिटी पूरा सबको लेकर चलेंगे, सबको जो चीज होगा सबों का होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला कि लिबरलिज्म एंड कम्युनिज्म दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो सकता है, ये तो इसको क्रिटिसाइज करता है। कम्युनिज्म क्रिटिसाइज करता है लिबरलिज्म, तो कैसे दोनों एक साथ हो सकता है? तो इस वजह से डी हटा दो। जब तुम डी हटाओगे तो तुम्हारा आंसर सी बन जाएगा। और यहाँ पे एक बार ये भी देख लेते हैं कि आइडियोलॉजी इंडस्ट्रीज बेस्ड बिल्कुल लिबरलिज्म से जुड़ा हुआ है ना। हम पढ़ाए भी कि इंडस्ट्रीज आए तो लिबरलिज्म आए। ये लोग लेजिस्लेचर के बारे में बात करते हैं, लिबरलिज्म, हाँ ये लोग इंडस्ट्रियल पावर से ही रिफ्लेक्ट होकर हम तो अभी स्टोरी भी सुना है कि फ्यूडलिज्म जब खत्म हुआ, फ्यूडलिज्म को जब डिसॉल्व किया गया तो तुम्हारा आया इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री से जब इंडस्ट्री आई तो इंडस्ट्री के साथ आया कैपिटलिज्म, लिबरलिज्म, ये सब आया, है ना, ये सब आया। तो बिल्कुल ये इंडस्ट्रियल पावर से ही एस्पायरेशन है, रिफ्लेक्ट होकर आई है, बिल्कुल सही बात है। अभी हम पढ़ा रहे हैं कि इंडस्ट्रीज आई तो कैपिटलिज्म आई, लोग अमीर हो गए ना, अमीर हो गए, लिबरलिज्म आ गए, फ्रीडम हो गए, लोगों के माइंड में रीजनिंग आने लगी। लॉ के की थिंकर है, बिल्कुल एक एक की वर्ड तुम लोगों को पढ़ा हुआ है ना। अगर इससे भी ना सॉल्व करोगी तो वो सब तुम लोगों को पढ़ा हुआ। आ जाओ, मैं एक बार स्टोरी इस तरह से पढ़ाऊंगी कि क्लासिकल कैपिटलिज्म 1930 पहले से क्या हुआ था। हमको तो 1930 में ग्रेट डिप्रेशन, उसी पहले हम थोड़ा पढ़ेंगे। इकोनॉमिक 1930 पहले से बिलीव किया जाता था, कैपिटलिज्म बिलीव करती थी लेजिस्फेयर में, कि गवर्नमेंट जो है वो लिटिल इंटरफेयर करेगी, है ना, मार्केट में। मार्केट जो है खुद भी खुद ऑटोमेटिकली करेक्ट काम करेगी, खुद पे खुद कोई भी प्रॉब्लम आएगा वो सॉल्व कर लेगी। गवर्नमेंट का रोल होगा नाइट वॉचमैन की तरह, बस सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, सिक्योर करना, ठीक है। ये सब कैपिटलिज्म, क्लासिकल कैपिटलिज्म का आइडिया था। उसके बाद क्या हुआ कि 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया। 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया, 1929 से 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया। जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो क्लासिकल कैपिटलिज्म का क्राइसिस हो गया, खत्म, ठीक है। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक क्लॉप्स, पूरे दुनिया की इकोनॉमिक क्लॉप्स हो गई थी क्योंकि यूएस का स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था। मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, क्लॉप्स और बैंक बिजनेस, ये सब क्लॉप्स कर रहे थे। ट्रेडिशनल लेजिस्लेचर पॉलिसी फेल हो गई थी। इस क्राइसिस को एड्रेस करने में जो ट्रेडिशनल लेजिस्लेचर या जो क्लासिकल कैपिटलिज्म थी वो इस प्रॉब्लम को टैकल करने में या एड्रेस करने में फेल हो गई थी। तो अब लोगों ने बोला कि भाई आपकी तो जो क्लासिकल कैपिटलिज्म वो फेल हो गई। तब आते एक थिंकर जिसका नाम था जॉन मेनाकिन, और ये एक बुक लिखते हैं, ये एग्जाम में आया, वो बुक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में। और आर्ग्यू करते हैं कि दैट मार्केट आर नॉट ऑलवेज सेल्फ करेक्टिंग, मार्केट हमेशा खुद से करेक्ट नहीं हो सकता है, स्पेशली ड्यूरिंग डाउन टर्न्स, जब वो खत्म हो रहा है, जब उसका क्राइसिस आ रहा है तो खुद से अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पाएगा, खुद से वो करेक्ट डिसीजन नहीं ले पाएगा। इसलिए इन्होंने एक टर्म को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था केनेसियन इकोनॉमिक्स, केनेसियन इकोनॉमिक, ठीक है ना, केनेसियन इकोनॉमिक, ठीक है। He championed active government intervention through the physical and monetary policy stabilize economy। इन्होंने बोला कि जब मार्केट खुद से अपने आप रेगुलेट नहीं करती है ना, अपने आप को खुद से सेल्फ करेक्टिंग नहीं कर सकती है, तब गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना पड़ेगा इकोनॉमिक की पॉलिसी को स्टेबलाइज करने के लिए। ये बिलीव करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो नाइट वॉचमैन से ज्यादा है, जबकि ये जो क्लासिकल नाइट वॉचमैन का
स्टेट को नाइट वॉचमैन किसने बोला था? क्लासिकल लिबरलिज्म वाले ने बोला था, है ना, गवर्नमेंट के रोल को लेकर, ठीक है। जबकि कैनेसियन पॉलिसी क्या बोल रही है कि नहीं, या जॉन मेनाकिन्स क्या बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट का रोल ज्यादा है, मोर देन है, बहुत ज्यादा है। रिवोल्यूशनाइज इकोनॉमिक पॉलिसीज ग्लोबली, पैविंग द वे ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक। मतलब इन्होंने बोला कि अब थोड़ा रिवोलाइज करने की जरूरत है ना, थोड़ा चेंज करने की जरूरत है पॉलिसी को ग्लोबली, है ना, इकोनॉमी को मिक्स करने की जरूरत है। इसलिए केनेसिज्म ने क्या किया, इंटरनेशनल मार्केट में जब इसका इफेक्ट क्या हुआ, जब कैनेसिज्म आया तो इसका इफेक्ट हमको देखने को अलग अलग मिला। इंटरनेशनल मार्केट में क्या देखने को मिला और डोमेस्टिक मार्केट में क्या देखने को मिला, ये हम देखेंगे। जब कैनेसिज्म आया तो क्या हुआ, गवर्नमेंट को पावर ज्यादा दे दिया गया, ठीक है, कि गवर्नमेंट जो है वो मार्केट में इंटरफेयर करेगी और मार्केट में इंटरफेयर करेगी और पॉलिसीज बनाएगी, ठीक है। तो अब हम इसका इफेक्ट देखेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया जिसका नाम था ब्रेडिन वुड कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर ही ब्रेडिन वुड कॉन्फ्रेंस आई है, ठीक है। कैनेसिज्म के थ्रू ही ब्रेडिन वुड कॉन्फ्रेंस को स्टैब्लिश किया गया था 1944 में न्यू हेमिस्फीयर यूएस में, ठीक है। इसका एम क्या था कि जो वर्ल्ड वार 2 के बाद जो ग्लोबल इकोनॉमिक जो ये था ना, जो क्लॉप्स हो गई थी, उसको फिर से रीबिल्ड करना और स्टेबलाइज करना, मतलब जो ग्रेट डिप्रेशन वगैरह के बाद जो हो गया, ठीक है। और इस वक्त तुम देखो 1944 वर्ल्ड वार भी खत्म हुई थी, है ना, और 1930 में ग्रेट डिप्रेशन भी आ गया था। तो ये सबको लेकर ही इन्होंने बोला कि हम लोग ब्रेडिन वुड कॉन्फ्रेंस बनाते हैं, ठीक है। अभी हम इंटरनेशनल मार्केट पे इफेक्ट, तो ब्रेडिन वुड कॉन्फ्रेंस बना। तो ब्रेडिन वुड कॉन्फ्रेंस के अंदर 3 इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया, 3 इंस्टीट्यूशंस को। एक तो आईएमएफ को बनाया गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को बनाया गया। एक तो आईबीआई, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को बनाया गया, इसको आज वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, ठीक है। ये उस टाइम नहीं आई थी, ये 1947 में आई थी। गैट मेनली आईएमएफ और आईबीआरडी को ही माना जाता है, लेकिन कभी कभी कोई कोई बुक में बोलता है कि गैट भी आया है। गैट का तुम वो डेट याद कर लो, अपने समझ में आ जाएगा वो ब्रेडिन वुड में आई है कि नहीं। 1947 में बात हुआ था, 1948 में इसको स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। गैट जो है वो डब्ल्यूटीओ, गैट को हटाकर डब्ल्यूटीओ आज जो वर्ल्ड में है वो डब्ल्यूटीओ है ना। डब्ल्यूटीओ इसका प्रीडेसर्स है, मतलब प्रीडेसर्स का मतलब कि डब्ल्यूटीओ आ गया है और गैट हट गया। तो तुम मेन 2 ही याद करना कि ब्रेडिन वुड, जब क्वेश्चन अपने एग्जाम में समझ के कर लेना, ठीक है ना। मेन तो तुम्हारा 1945 में तुम्हारा यही 2 चीज स्टैब्लिश की गई थी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसको बाद में स्टैब्लिश किया गया था 1947 में, और 1948 में स्टैब्लिश किया गया था। ये इंटरनेशनल मार्केट में इफेक्ट देखने को मिला था, ठीक है, कि ब्रेडिन वुड कॉन्फ्रेंस को स्टैब्लिश किया गया। ब्रेडिन वुड कॉन्फ्रेंस से निकल के आई तुम्हारा आईएमएफ, आईबीआईडी आज बोला जाता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है, हटी नहीं है बल्कि नाम खाली चेंज किया गया, ठीक है। जबकि गैट को क्या किया, एकदम हटा दिया गया है, गैट को हटा के डब्ल्यूटीओ को लाया गया है। लेकिन आईबीआईडी और बैंक में क्या डिफरेंट है कि इसको नाम चेंज किया गया है, बाकी सब चीज वही है। उसके बाद अगर हम डोमेस्टिक मार्केट में देखेंगे तो इंक्रीज गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमिक मार्केट में या इकोनॉमिक में गवर्नमेंट का रोल बढ़ गया था। डोमेस्टिक मार्केट में हमने क्या देखा कि मार्केट में या इकोनॉमिक में गवर्नमेंट का रोल बढ़ गया था। गवर्नमेंट डिसीजन ले रही थी, है ना, कि मार्केट को कैसे रेगुलेट किया जाएगा। और इसलिए गवर्नमेंट, यूएसए में देखा गया कि यूएस में 1930s में न्यू डील को स्टैब्लिश किया गया और 1960s में ग्रेट सोसाइटी को स्टैब्लिश किया गया। और यूके में देखा गया कि क्या इफेक्ट देखने को मिला, यूके में बेब्रेज बेब राइट्स, है ना, नहीं बेब राइट्स रिपोर्ट 1942 में यूके में लाया गया, ठीक है। ये डोमेस्टिक इफेक्ट में देखने को मिला था। जब कैनेसिज्म आई तो हमको क्या देखने को मिला, ब्रेडिन वुड कॉन्फ्रेंस आई इंटरनेशनल मार्केट के लेवल पर, और डोमेस्टिक मार्केट में यूएस में न्यू डील आया और ग्रेट सोसाइटी, और यूके में क्या मिला, बेब राइट्स रिपोर्ट आया यूके में 1942 में। अब आओ इधर, मुझे बताओ कि कैपिटलिज्म का क्राइसिस
हुआ तो क्या आया? मेरा आवाज आ रही है तुम लोगों को? हेलो, कैपिटलिज्म का क्राइसिस हुआ तो लिबरलिज्म आया। अभी तक नहीं समझी सुषमा, तुम कैसे इतना बड़ा गलती कर सकती सोशलिज्म हो? होगा ना। नहीं, कैसे? कैपिटलिज्म लिबरलिज्म सेम है, क्यों नहीं समझ रही हो? कैपिटलिज्म, लिबरलिज्म, ओ इंडिविजुअलिज्म, हाँ, ये सारा सेम है ना, पता है। ये तो एक ही साथ आया है। तभी इंडस्ट्री, अब इन लोगों का जब, तो यहां से ही निकल के आया क्लासिकल लिबरलिज्म। जब इनका क्रिटिसाइज हुआ तो क्या आया? जब क्लासिकल लिबरलिज्म का क्रिटिसाइज हुआ तो क्या निकल के आया? कैनिसिज्म ना। मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म कहा? तुम लोग कहाँ कहाँ चल जा रही मॉडर्निज्म वगैरह? मैं मॉडर्निज्म केनेसियन। मैं मॉडर्निज्म तो पढ़ा भी केनेसियन नहीं आया रही था। हूँ। हाँ, कैनिसिज्म इकोनॉमिक आई, रुको मैं फिर पर समझाती तुम लोगों को। इधर देखो, वर्ल्ड में क्या चल रहा था? पूरा वर्ल्ड में लिबरलिज्म चल रहा था। लिबरलिज्म क्या बोल रही थी? मार्केट सेल्फ रेगुलेट है, सेल्फ रेगुलेट, इसको किसी को रेगुलेट करने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ पे गवर्नमेंट का सिर्फ रोल होगा, नाइट गवर्नमेंट का क्या रोल होगा? नाइट वॉचमैन। ये सब लिबरलिज्म वाले बोल रहे हैं, ठीक है। इन्होंने लेजेस फेयर मार्केट को सपोर्ट किया कि मार्केट को फ्री छोड़ दो, ठीक है, हो गया। फिर क्या हुआ तुम्हारा कि 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आ गया। जब ग्रेट डिप्रेशन आया यानी इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। बताओ, लिबरलिज्म तो मार्केट को रेगुलेट कर रही ना, तो फिर क्राइसिस क्यों आई? ठीक है, लिबरलिज्म तो चला रही थी ना, मार्केट को रेगुलेट कर रही थी ना, गवर्नमेंट इंटरफेयर भी नहीं कर रही थी, तो फिर क्यों क्राइसिस आया? फिर क्यों इकोनॉमिक क्राइसिस आया? अब इसके पास क्या, जब इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ तो क्या आया बताओ? जब इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, खत्म हो गया कैपिटलिज्म, है ना, क्लासिकल कैप, तो क्या आया? नहीं समझी तुम लोग? कैनिसिज्म। कैनिसिज्म एक आई। बार और बोलिए, क्या बोले? हाँ, थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रहा था। देखो, मैं बोली कि जब उस टाइम बोलना चाह रहे थे कैनिसिज्म, लेकिन फिर हम लोग चले नहीं, गए गट फीलिंग से नहीं मॉडर्निज्म। चलेगी, तुमको समझना चाहिए, गट फीलिंग से नहीं चलेगी कि मैं बोलना चाह रही थी। कॉन्फिडेंटली बोलो, तुम समझोगी तो कॉन्फिडेंटली बोल पाओगी, ठीक है। गट फीलिंग, हाँ, बोलने वाले थे कैनिसिज्म, लेकिन हम कैसे बोल रहे मॉडर्निज्म, हमको खुद हम समझ भी में बोले नहीं आया। मॉडर्न, तो पढ़ा भी नहीं रहे। देखो क्या हाँ, हुआ, सही बात है। दुनिया में, मेरे सुनो, वर्ल्ड में लिबरलिज्म चल रही थी, ठीक है। लिबरलिज्म पूरा मार्केट को कंट्रोल करके थी, मार्केट, MARKET, मार्केट को कंट्रोल करके थी। लेकिन फिर ग्रेट डिप्रेशन आया, ग्रेट डिप्रेशन आया तो इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया। तो क्यों हुआ? तब एक थिंकर आए, जॉन मेनाकेंड्स आया, उन्होंने क्वेश्चन किया कि मार्केट तो सेल्फ रेगुलेट हो रही थी, गवर्नमेंट मिनिमल रोल कर रही थी, तो फिर ग्रेट डिप्रेशन क्यों आई? फिर इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों आई? तो अब हम लोग नहीं मानेंगे, अब हम लोग लिबरलिज्म का बात को नहीं मानेंगे कि मार्केट खुद रेगुलेट होगी, बल्कि मार्केट को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट चाहिए। इसलिए जॉन मेनाकिड जो है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, एक बुक लिखते हैं, और इस बुक में वो बोलते हैं कि हम लोग अब मार्केट को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, मार्केट अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पा रही है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, मार्केट आर नॉट ऑलवेज सेल्फ करेक्टिंग, स्पेशली ड्यूरिंग द डाउन टर्न। मार्केट को हम लोग अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मार्केट सेल्फ करेक्ट हमेशा नहीं होती है। इसलिए इन्होंने एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था कैनेसियन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन को बढ़ा दिया, कि गवर्नमेंट क्या करेगी, मार्केट में इंटरवेंशन करेगी। देख लो,
गवर्नमेंट इंटरवेंशन थ्रू द फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी टू स्टेबलाइज इकोनॉमिक। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, मार्केट में इंटरफेयर करेगी, इंटरफेयर करके फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू क्या, मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगी, फिजिकल पॉलिसी बनाएगी, और इसके थ्रू क्या करेगी, इकोनॉमी को फिर से स्टेबलाइज करेगी। गवर्नमेंट का पावर सिर्फ नाइट वॉचमैन की तरह नहीं है, बल्कि उसकी पावर ज्यादा है। मार्केट में अब जो डिसीजन लेगा ना वो गवर्नमेंट लेगी, गवर्नमेंट मार्केट को चलाएगी, गवर्नमेंट मार्केट में इंटरफेयर करेगी। दोनों डिफरेंट है, बताओ। एक मिनट, एक सेकंड मुझे रुको, बताती हूँ। मैं तुम लोगों को एक चीज में दिखाऊंगी। चलो आ जाओ, यहाँ पे आओ। लिबरलिज्म, उसके बाद आ गया तुम्हारा, उसके बाद आएगा तुम्हारा कैनेसिज्म। कैनेशियन या कैनेसिज्म जो भी। लिबरलिज्म क्या बोलती है, रुक जाओ। इंडिविजुअल के बारे में। हाँ वो तो है, लेकिन दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे लिख रही हूँ मार्केट, समझना, आयर के लेवल में पढ़ रही हूँ ना, इसलिए मार्केट को लेके चलना पड़ेगा। मार्केट वुड ऑटोमेटिकली करेक्ट, ठीक है, देम सेल्फ if problem happen। मार्केट सेल्फ रेगुलेटेड है, वो अपने आप को खुद रेगुलेट करेगी। ये कौन बोल रहा, लिबरलिज्म, लिबरलिज्म वाले। फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ठीक है ना। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बारे में क्या बोले, गवर्नमेंट का रोल वाज ओनली, गवर्नमेंट का रोल है ना। एक मिनट रुक जाओ, तुम्हें मिटा रही हूँ, मिटा क्यों नहीं रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा कभी कभी का। गवर्नमेंट का रोल मार्केट में, मार्केट में है ना, थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का रोल मार्केट में क्या है, नाइट वॉचमैन, यहाँ पे लिख दो समझेगा, नाइट वॉचमैन, नाइट वॉच मैन की तरह है बस, लाइक वॉचमैन। गवर्नमेंट का रोल मार्केट में नाइट वॉचमैन की तरह, समझ में आ रहा है, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर में। ये बोल रहे लिबरलिज्म वाले, ठीक है। कैनेसिज्म क्या बोल रही है, आ जाओ, कैनेसिज्म क्या बोल रही है। कैनेसिज्म बोल रही है गवर्नमेंट, एक मिनट रुक जाओ, मार्केट को तो छोड़ा गया, मार्केट यहाँ पे लिख दो, markets are not self regulate, मार्केट अपने आप को रेगुलेट नहीं कर सकती, ठीक है ना। मार्केट आर नॉट सेल्फ करेक्ट, हमेशा वो सही खुद से नहीं हो सकती है। यहाँ पर गवर्नमेंट को 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, बोला कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है इंटरवेंशन करेगी, कहाँ पर, मार्केट में इंटरवेंशन करेगी, कहाँ पर इंटरवेंशन करेगी, मार्केट में।
और गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या करेगी, मार्केट को चलाएगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, मार्केट को चलाएगी। गवर्नमेंट रन करेगी मार्केट को, गवर्नमेंट रन करेगी मार्केट को, गवर्नमेंट रन मार्केट, गवर्नमेंट चलाएगी मार्केट को, ठीक है ना। कैनेसिज्म बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट जो नाइट वॉचमैन नहीं है। गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट जो है इज मोर गवर्नमेंट इज नॉट, एक मिनट, ओहो ये लिखना पड़ेगा। गवर्नमेंट आवाज नहीं आ रही। अब देखो तो आ रही है, हेलो। हाँ अब ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो नाइट वॉचमैन नहीं है। गवर्नमेंट नहीं है, क्या नहीं, नाइट वॉचमैन। बताओ समझ में आई अब, आप समझ में आया? हाँ आ गया। इतना तो समझ में आ गया ना। अब बताओ तो कि तुम्हारा क्लासिकल लिबरलिज्म का क्राइसिस हुआ, ग्रेट डिप्रेशन आया, तो उसके बाद क्या आई? केनीसिज्म क्या बोली, केनीसिज्म क्या बोल रही है? केनीसिज्म बोल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा रुक जाओ, मैं एक बार फिर से ज्वाइन करती हूँ, तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा तो। अच्छी मैं उत्तर से रोक करती ना, ये ठीक है। समझ में आ गया कि क्वेश्चन तुमसे पूछे कि ब्रेडी न्यूट कॉन्फ्रेंस से क्या क्या निकली, तो तुम लोग मुझे आंसर क्या बताएगी, बताओ। ब्रेडी न्यूट कॉन्फ्रेंस से क्या क्या निकला है? IMF और IBRD। IBRD, लेकिन नेट में जो क्वेश्चन आई थी IBRD नहीं लिखी थी, वर्ल्ड बैंक लिखी थी, ठीक है। तो दोनों जो भी आएगा दोनों सही होगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक नाम देगी, या तो IBRD देगी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, या वर्ल्ड बैंक देगी, ठीक है। समझ में आ गया है ना। WTO नहीं होगा, याद रखना, WTO नहीं, तो 1 जनवरी 1995 में आई है ना, तो ये नहीं होगा। हो गया समझ में। अब उसके मेरे बात सुनो, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से तुम्हारा IMF का स्टार्ट, ये न्यू लिबरलिज्म स्टार्ट होगा, न्यू लिबरलिज्म, ठीक है। तो मैं यहाँ से आज क्लास यहीं तक रख रही हूँ, ठीक है। आज थोड़ा फ्राइडे है ना, तो थोड़ा सा मैं इससे थोड़ा सा 8 मिनट पहले मैं तुम लोग को हम ऑफ कर रही हूँ, ठीक है। हाँ